नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ। हमारे साथ आज तीन मेहमान हैं, समीर जगौंकर साहब, विजय त्रिवेदी जी और विनोद अग्निहोत्री जी। बहुत स्वागत आप तीनों का सर। आज खबरें बहुत सारी हैं और तारीख पर ध्यान दीजिए। आज 5 अगस्त है, ऐसी तारीख जो मोदी सरकार में बड़े फैसलों और चौंकाने वाले फैसलों के लिए जानी जाती है। तो क्या आज कुछ बड़ा होने वाला है? कल से इसकी बड़ी सुगबुगाहट है। देखिए आज क्या होता है। ये आज का सवाल तो है, लेकिन इसके साथ साथ 5 अगस्त को हुआ क्या था ये भी आपको एक बार जान लेना चाहिए। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म किया गया था। साथ ही जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा खत्म करके उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था और लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करके एक नई यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। अगले साल मतलब 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास किया गया था। इसीलिए सवाल कि हर 5 अगस्त को होता है, कुछ बड़ा होगा क्या? तो आज भी क्या कोई अहम बड़ा फैसला होगा? इसके पीछे बहुत सारी वजह भी हैं। वो ये कि 3 अगस्त को मतलब रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। उनके 4 घंटे के बाद गृहमंत्री अमित शाह भी राष्ट्रपति से मिलने के लिए पहुंचे थे और तब से ये कयास चल रहे हैं कि आज 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर में खास तौर पर कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है। क्या जम्मू कश्मीर को उसका राज्य का दर्जा, पूर्ण राज्य का दर्जा लौटाया जा सकता है? उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर के भी सुगबुगाहट चल रही है। क्या किसी कैंडिडेट पर एनडीए की जो खोज थी वो खत्म हो गई है? आज एनडीए संसदीय दल की बैठक भी हुई और इसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। और बैठक में प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को लेकर वहां बाकी जो सांसद थे उन्होंने प्रधानमंत्री को सम्मानित किया। आपको बता दें कि मोदी सरकार के इस तीसरे संस्करण में एनडीए संसदीय दल की ये दूसरी बैठक है। इससे पहले 2 जुलाई 2024 को एनडीए की मीटिंग हुई थी, जब प्रधानमंत्री मोदी ने नए सांसदों को बताया था कि उन्हें संसद में कैसा आचरण करना चाहिए। उसके बाद आज एनडीए संसदीय दल की ये दूसरी बैठक हुई है। अब इसके पीछे तो बहुत बड़ी घटनाएं हैं, ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम की घटना, तमाम और चीज़ें। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जो रुख दिखाया दुनिया को, आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति प्रदर्शित की, उसको लेकर आज प्रधानमंत्री का सम्मान किया गया। और वहां जो कुछ प्रधानमंत्री बोले उससे भी एक बड़ी हेडलाइन निकली। प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर ये कहा कि जो विपक्ष के नेता हैं कुछ भी बोलते हैं, और राहुल गांधी पर जबरदस्त हमला वो बोल रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कल जो सख्त टिप्पणी की है, इससे ऐसा लगता है कि विपक्ष के नेताओं की नीति ये है कि आप पत्थर मेरे पैर पे पड़। राहुल गांधी पर दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कल ये कहा था, जब वो गए थे अपना मुकदमा खत्म कराने के लिए, जो उन पर सेना की टिप्पणी में मानहानि का मुकदमा चल रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो आप ऐसे सवाल नहीं उठाएंगे। मतलब जैसे चाइना ने हमारी 2000 किलोमीटर जमीन ले ली है, या हमारी सेना को चीनी सैनिक पीट रहे हैं, ये सारी बातें। इसका जिक्र आज प्रधानमंत्री ने किया और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का नाम लिए बगैर कि इसमें उस नेता का बचपना दिखता है। प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट की जिस टिप्पणी का हवाला आज दे रहे थे वो डिटेल में आपको बता देता हूं। कल सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस दत्ता ने राहुल गांधी को लेकर उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा था कि राहुल गांधी को जो कुछ कहना है वो संसद में क्यों नहीं कहते? आपको सोशल मीडिया पोस्ट में ये सब कुछ क्यों कहना पड़ता है? आपको कैसे पता चला कि भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन जो है वो चीनियों के कब्जे में चली गई है? क्या आप वहां पर मौजूद थे? क्या आपके पास कोई विश्वसनीय तथ्य है? अगर आप एक सच्चे भारतीय होते तो आप ये बातें नहीं कहते। अब ये तो बीजेपी के हाथ में ऐसा हथियार आ गया जिसका कल से बीजेपी इस्तेमाल कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी एम्बैरेसमेंट थी। राहुल गांधी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता, और उनके खिलाफ ऐसी टिप्पणी और सीधे सीधे ये कह देना कि अगर आप भारतीय हैं तो आप ऐसी बात नहीं करेंगे। तो कल से लोग पूछ रहे हैं मतलब राहुल गांधी की देशभक्ति पर संदेह किया गया क्या? अब यह एक अलग विषय है कि ये टिप्पणी कितनी ठीक थी, कितनी नहीं थी, इस पर ऐतराज भी हो रहे हैं, उसकी बात हम करेंगे। मैं आपको कुछ बयान सुनाता हूं क्योंकि पहले इसी की चर्चा कर लें। प्रियंका गांधी ने आज बड़ा खुलकर अपने भाई का बचाव किया और उन्होंने कहा कि कोई जज या जुडिशरी ये तय नहीं करेगी कि कौन कितना सच्चा भारतीय है। खुलकर उन्होंने कहा। और कल से कांग्रेस पार्टी, जब से ये बयान आया, टिप्पणी आई सुप्रीम कोर्ट की, वो डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है। कई लोग बहुत खुलकर नहीं कहना चाहते, जुडिशरी के खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहते। प्रियंका गांधी ने जैसे कह दिया। अब अखिलेश यादव आया, अखिलेश यादव भी समर्थन ही कर रहे हैं राहुल गांधी का। उन्होंने कहा कि फिर ऐसा करें, भारत सरकार जो है ये बता दे कि भारत की कुल भूमि कितनी है, पहले कितनी थी और आज भारत की कुल भूमि कितनी है। तो ये डेटा जारी कर दे, हमको पता चल जाएगा कि चीनियों ने हमारी कोई जमीन नहीं ली। तो आपको दोनों बयान ये सुना रहा हूं, फिर बात करेंगे इस पर कि कांग्रेस पार्टी इस नई मुसीबत से कैसे निपट रही है।
कि कौन सच्चा भारतीय है, कौन सच्चा भारतीय नहीं है, ये तो मुझे लगता है कि मतलब न्यायपालिका के प्रति पूरे आदर के साथ कह रही हूँ कि ये तो उनके दायरे में नहीं होता डिसीजन। ये कोई जस्टिस तो नहीं तय करेंगे। दूसरा, राहुल जी ने हमेशा आर्मी का, सेना का आदर किया है। उनके दिल में उन सेना के प्रति, सैनिकों के प्रति, उनके अफसरों के प्रति पूरी तरह से आदर है। और हर भाषण में जब भी बोलते हैं, जब भी उनका हम कुछ भी भाषण या कोई भी टिप्पणी सुनते हैं, उसमें वो आदर बहुत स्पष्ट दिखता है। जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका जो कर्तव्य है वो ये है कि सरकार से सवाल पूछना। ठीक है, ये उनका कर्तव्य है, तो वो अपना कर्तव्य निभाते हैं। जब सरकार से सवाल पूछते हैं, उनको पसंद नहीं है, वो जवाब नहीं देना चाहते, इसलिए ये सब चीजें वो कराते हैं। सही, बहुत स्पष्ट बात है। अभी सदन नहीं चल रहा है, कितने दिनों से नहीं चल रहा है, और मैं सोच रही थी कि कितना मुश्किल है। सबसे बात करें, कह दें हम चर्चा कर लेंगे। कितना मुश्किल है सदन को चलाना। क्या इतने दुर्बल हो गए कि इनसे सदन ही नहीं चल रहा है अब, कि रोज हमको ये करना पड़ रहा है क्योंकि एक बात पे चर्चा नहीं करना चाहते। क्यों नहीं कर सकते चर्चा? ऐसा यार पूरे देश भर में करा रहे हैं, तो पूरे देश भर का मुद्दा है, बात करिए। आपने सिंदूर पे चर्चा की, तो इस पे भी चर्चा करिए। देश को सुनने दीजिए, हमारा पक्ष भी है, उनका पक्ष भी है, तो इसमें घबराहट क्या है? तो ये तो इनकी दुर्बलता है कि सदन ही नहीं चला पा रहे। जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि जमीन कितनी थी और आज कितनी है। जो हमारा क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल, वो कितना था और कितना है। जिस दिन ये जवाब दे दें, उस दिन तिरंगा लेकर के घूमें, और हम भी तिरंगा लेके निकलते हैं। वो नसीहत समझेंगे तब ना। कोर्ट की ये टिप्पणी कि एक भारतीय को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इससे बड़ी और नसीहत क्या होगी श्रीमान राहुल गांधी के लिए। लेकिन पहली बात है क्या, याद करिए, उन्होंने सावरकर को टिप्पणी की थी, कोर्ट ने कहा था महान आज़ादी के नेताओं पर ऐसा नहीं बोलना चाहिए। याद करिए उन्होंने क्या कहा था राफेल पर, कि चौकीदार चोर को सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म किया, कंटेम्प्ट हुआ तो माफी मांगा। तो 3 बार तो इनका ये हाल है। अब फिर भी ये नहीं सीखेंगे तो हम क्या कर सकते हैं। राहुल गांधी जी, विपक्ष के आप नेता हैं, थोड़ा तो समझदारी दिखाइए। कल बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये मुद्दा उठाया था। किरण रिजिजू ने भी इस पर बयान दिया कि राहुल गांधी ने ऐसी बात की और सुप्रीम कोर्ट को इतनी सख्त टिप्पणी उस पर करनी पड़ी। प्राइम मिनिस्टर ने आज एनडीए की मीटिंग में क्या बोला, एक बार समीर जी से हम जान लें और डिटेल में। प्रधानमंत्री मोदी ने 2-3 मुद्दे उठाए और बहुत अच्छे से उन्होंने चीज़ों को उठाया है। सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि भाई विपक्ष ने चर्चा की मांग कर पहलगाम आतंकी हमले को अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। हमने पूरी तैयारी के साथ हर प्रश्न का जवाब दिया। विपक्ष के पास हमारे जवाबों पे कोई प्रश्न करने का नहीं था, और हमने उन बातों का भी जवाब दिया जो विपक्ष ने कभी हमसे प्रश्न पूछे नहीं थे। उन्होंने खासतौर से राजनाथ सिंह विदेश मंत्री और उनका जिक्र किया कि भाई पूरा सरकार तैयारी से आई थी, बहुत अच्छा दिया। इसके अलावा उन्होंने एसआईआर पर लेकर जो चर्चा हो रही है, विपक्ष जो संसद हंगामा कर रहा है, उसको लिए भी कहा कि विपक्ष जनता को समझ नहीं पा रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई उसकी हुई है। एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग ने बहुत अच्छे से अपनी बात को रखा है और विपक्ष संसद को चलने नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी कब्र खुद खोद रही है। आज उन्होंने अमित शाह जी की भी तारीफ ये की। कहा कि अगर कोई अपनी कब्र खुद खोद रही है तो हम क्यों रोकें? तो हम क्यों रोकें? विपक्ष अपनी कब्र, कांग्रेस के लिए कहा कि कांग्रेस अपनी खुद कब्र खोद रही है। और आज उन्होंने अमित शाह की भी तारीफ की इस बात को लेकर कि भाई गृह मंत्री के रूप में सबसे ज्यादा कार्यकाल लंबा समय हो गया है और उन्होंने एक बेहतर प्रशासन देश को दिया है। इसके साथ ही उन्होंने जो सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई थी, उस पर बहुत स्पष्ट उन्होंने कहा कि किस तरीके से राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ी है और विपक्ष के नेता कैसे गैर जवाबदेह का बयान देते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर कहा है, हम पर तो आरोप लगते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि उनके बयान गैर जिम्मेदारपूर्ण होते हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने आज एनडीए की बैठक में इस बात का जिक्र किया है, यह सीधा सीधा एनडीए के सांसदों को और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को संकेत था कि यह मौका ऐसा है कि इसे छोड़ना नहीं है। देखिए, पार्टी का कोई नेता बोलता तो मान लिया जाता कि भाई पार्टी का नेता राहुल गांधी के खिलाफ बोलेगा। सुप्रीम कोर्ट का इस तरह से टिप्पणी करना कि कोई देशभक्त होता तो इस तरीके से बयान नहीं देता।
मुझे लग रहा है कि ये बयान, इस तरह सुप्रीम कोर्ट का जो बयान आया है, ये हमेशा के लिए राहुल गांधी के साथ जुड़ गया, और जब भी राहुल गांधी के बयानों की चर्चा होगी ये बयान हमेशा कोट किया जाएगा। आपने देखा होगा ना, कल से कांग्रेस पार्टी के छोटे से बड़े नेता हर कोई बिल्कुल किसी ना किसी तरह बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं कि तो एलओपी का काम है, विपक्ष का काम है सवाल पूछने का, अगर वो सवाल ही ना पूछें तो फिर विपक्ष किस सुप्रीम बात कोर्ट ने का। कहा ना, आप पार्लियामेंट में पूछिए, राहुल गांधी को प्रश्न पूछा पार्लियामेंट में पूछिए। इस तरीके से आप जब युद्ध चल रहा हो, जब सीमा पे तनाव हो, आप कैसे पूछ सकते हो? और आप सीधे आरोप लगा रहे हो, आप सरकार से प्रश्न नहीं इसमें पूछ कोई रहे हो। शक नहीं कि राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट थी, कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट थी। जीवन भर के लिए कोई और जुड़ गया कहता उनके तो साथ। आप मुंहतोड़ जवाब दे सकते थे। अब जज ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा है, तो आपसे कुछ कहते भी नहीं बन पा रहा है। और आज प्राइम मिनिस्टर ने इसकी चर्चा करके इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ा दिया। विनोद जी, आप कैसे देख रहे हैं पूरे मामले को? नहीं, कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए निश्चित रूप से एक झटका तो है, और ये दूसरा झटका है मालेगांव के जजमेंट के बाद, मालेगांव जजमेंट के बाद लगातार दूसरा झटका है। पहला झटका वो था और ये दूसरा झटका है। ये अलग बात है कि मतलब जो है वो तो गए थे राहत लेने सुप्रीम कोर्ट, और वो मिली भी। वो राहत मिली, व्यक्तिगत पेशी से छूट मिली उनको, और उससे वो जो है, लेकिन जज साहब ने टिप्पणी ऐसी कर दी, टिप्पणी है ये, कोई फैसला नहीं है, राइट। टिप्पणी है। लेकिन आप याद करिए कि ऐसी कई टिप्पणियां उस समय नरेंद्र मोदी पर भी की जाती थी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे और जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी, जो बाद में जो है, जिनको लेके कांग्रेसी बहुत हल्ला मचाते थे गुजरात को लेके। तो अब कांग्रेस, मुझे लगता है धीरे धीरे बीजेपी के हाथ में एक मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है बीजेपी, जैसे रविशंकर प्रसाद जी ने कहा, प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया, लेकिन कांग्रेस में प्रियंका गांधी ने आज एक जवाब दिया है। अब क्या कांग्रेस प्रियंका गांधी की लाइन तो करेगी कि भाई ये सच्चा भारतीय का पैमाना क्या है, कि एक भारतीय है, एक सच्चा भारतीय है, एक अच्छा भारतीय है, तो इसके कुछ पैरामीटर्स। ये उन्होंने तो साफ साफ कहा, ये कोई जज तय नहीं करेगा, वही कोई मैं कह जस्टिस तय नहीं करेंगे ये। नहीं, अब वो जज क्या तय करेंगे, क्या तय नहीं करेंगे, मैं नहीं कह सकता। तो जज का अपना सुप्रीम कोर्ट क्या क्या तय करेगा। अभी तो राष्ट्रपति वाला मामला फंसा हुआ है कि राष्ट्रपति के विशेषाधिकार क्या है। वही सुप्रीम कोर्ट में जो है राष्ट्रपति ने सवाल पूछे, 15 सवाल पूछे हैं। तो ये, और देखिए ये चीज़ें बड़ी वो होती हैं सब्जेक्टिव, कि कौन सच्चा भारतीय है, कौन नकली भारतीय है, कौन असली भारतीय है, कौन सच्चा हिंदू है, कौन असली हिंदू है। ये चीज़ें आप कोई कानूनी दायरे से तय नहीं होती हैं, क्योंकि कोर्ट का काम तो कानून, जो संविधान है उसके तहत अपना फैसला देना है। वो किसी पर भी कोई टिप्पणी कर सकता है, देश का व्यक्ति का अधिकार है, लेकिन वो फैसला नहीं होता है। और इसको लेकर के एक बहस जरूर शुरू होगी। जैसे आप याद करिए कि कुछ फैसले जब जस्टिस चंद्रचूड़ थे और उस वक्त जो सत्ता पक्ष को असहज कर रहे थे, तब भी सुप्रीम कोर्ट को लेकर सोशल मीडिया में बहुत सारी बातें तमाम सारे गैर सरकारी लोगों ने कही थी जी। और मुझे लगता है अब विपक्ष को ये चीज असहज कर रही है, तो हो सकता है कि इस तरह की फिर टिप्पणियां शुरू हो जाएं सोशल ये मीडिया ज्यादा में। सर चुभने वाली बात कांग्रेस के इसलिए है क्योंकि एक तो राष्ट्रवाद का मुद्दा, सीधा सीना से जुड़ी हुई बात, तो वो उस आदमी से ज्यादा कुछ कहते बनता नहीं है इसमें। हाँ, नहीं मतलब आप सीधे नहीं, और दूसरी कोर्ट के द्वारा टिप्पणी, कोर्ट के द्वारा टिप्पणी, अगर ये टिप्पणी मान लीजिए कोई मंत्री रिजिजू साहब करते, अरे तो रोज करते हैं। हाँ रोज करते हैं, तो वो उसका जवाब भी दिया जाता। लेकिन चूंकि कोर्ट, हालांकि प्रियंका गांधी ने तो थोड़ा हेड ऑन लिया है, ये कहने का मतलब, इसका मतलब प्रियंका गांधी ने हेड ऑन लिया है और अपने भाई के डिफेंस में भी आई है। मुझे प्रियंका जी की शैली बहुत ठीक लगती है। वो बहुत अपनी बात उन्होंने बड़ी सख्त कही, लेकिन बड़े सहज भाव में कही, चीख चिल्ला के। राहुल गांधी जी को थोड़ा सा प्रियंका जी की शैली से सीखना भी चाहिए। अभी रविशंकर जी कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से सीख लो, आप कह रहे हैं प्रियंका जी से सीख लो। राहुल गांधी सीखते ही रहेंगे। नहीं, सीखने का मतलब हर अच्छी चीजें सीखी जाती हैं। ठीक सर, लोग मतलब जो है, बट आप मान रहे हैं कि ये राहुल गांधी के लिए सेटबैक है और मालेगांव ब्लास्ट के बाद लगातार दूसरा कांग्रेस setback। के लिए, कांग्रेस के पूरा लिए, राहुल और गांधी ये तो व्यक्तिगत राहुल व्यक्तिगत है गांधी, सर, ये तो पार्टी के पर्सनल लिए नहीं, पार्टी के लिए इसलिए राहुल गांधी से सर्वोच्च नेता है, इसलिए पार्टी के लिए है। सर बताइए, कांग्रेस का इस पर जो डैमेज कंट्रोल दिख रहा है कुछ इफेक्टिव है? नहीं, कांग्रेस का डैमेज कंट्रोल इसमें बहुत ज़्यादा हो नहीं सकता। उसमें तो सबसे इफेक्टिव तरीके से मैं देख रहा हूँ प्रियंका जी ने जो बोला है, हेड ऑन किया है। और वो हेड ऑन यूँ बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि कोई फैसला तो किया नहीं सुप्रीम कोर्ट ने, एक ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे लोग इस पर भी बहस कर सकते हैं कि उसकी ज़रूरत है कि नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है कई बार हाई कोर्ट्स के लिए कि उन्हें बेवजह टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, सरकार कैसे, कांग्रेस कैसे बचाती है अपने नेता को, क्या करती है। अरे लेकिन सर, तलवार जब दूसरी ओर चलती है तो खूब मजा आता है। हाँ, इधर के खूब लोगों मजा को। आता है। अब अपने पे चल गई। अभी तो आपको ध्यान होगा कि पिछले समय में इतना जुडिशरी वर्सेस पार्लियामेंट को लेकर इतनी बड़ी बहस चली है धनखड़ साहब के दौरान में। वो भी तो सब सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस और फैसलों को लेकर ही थी ना, तो पार्लियामेंट को लेकर। लेकिन ये एम्बेरसमेंट तो है ही,
राहुल गांधी जी के लिए पर्सनल भी है और कांग्रेस के लिए भी, क्योंकि कांग्रेस के लीडर है राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी को ये समझना चाहिए कि देश का माहौल, देश का भाव क्या है, ठीक है। और हमारे यहाँ नहीं, पूरी दुनिया में भी सेना को लेकर एक अलग तरीके का हमारा वो होता है, सेंटिमेंट है। सेंटिमेंट आपने सर बड़ी मूल बात कह दी, जड़ यही है, ये जड़ है। जनता का मूड देखें। हाँ, मूड देखे तो वो उससे थोड़ा सा हो सकता है, बहुत बार वो सच बोलते हैं, जनता का मूड भी अलग हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक लीडर को जनता के मूड को समझने की ज्यादा जरूरत होती है। और कहा जाता है कि वो गलत भी हो तब भी आपको जनता के साथ चलना, जैसे अब उन्होंने सरकार बहुत सारे फैसले बदल दिए। ट्रम्प की इंडियन इकोनॉमी इज डेड वाले बयान पे कह दिया, हाँ ठीक कह रहे हैं। हाँ। और मैं तो खुश हूं, किसी ने तो बोली बात ये नहीं, जैसे तो लोगों को बुरा लगा। इसको एक बड़ा उदाहरण के तौर पे मैं कहता हूँ, फार्म लॉज को लीजिए, किसान कानून जो बनाए, वो जनता का मूड था, इसलिए सरकार ने विड्रॉ कर लिया। एग्जैक्टली। उस पर किसी ने अभी तक ये बात नहीं हुई कि वो गलत थे, सही थे, सरकार तो उस पर बनी रही कि ठीक थे। ज्यादातर कृषि के जो जानने वाले लोग हैं वो भी मानते हैं ठीक है, लेकिन जनता का मूड क्या था? क्योंकि लोग मतलब गांधी जी कहा करते थे कि लोकतंत्र में, लोक राज में लोकलाज बहुत महत्वपूर्ण है। एक चीज और जो राम की कहानी से चलती है ना, सीता के वजह से, एक चीज और, तो वो जिस बयान पर सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी है, राहुल गांधी का बयान था, एक तो चीन की जमीन को लेके था, 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन जो है उस, ठीक है, वो किसी के पास नाप नहीं है और बात भी सही है अपनी जगह कि भाई आप कैसे किस आधार पे कह रहे हैं। सेना वाले मामले में उनका तरीका ठीक नहीं था कि पीट रहे हैं वैसे, चीनी सैनिक पीट रहे हैं जो एक्चुअली गलवान की घटना हुई थी, तो वो ये कह सकते थे कि भाई चीनी सैनिकों ने हमला करके हमारे 20 सैनिकों को शहीद कर दिया है, ये तो कर सकते थे। वो पीट रहे हैं, थोड़ा डेरोगेटरी हो गया। हालांकि उनका इरादा सेना का अपमान करने का नहीं था, क्योंकि लगातार कोई भी नेता देश में सेना का अपमान करने का साहस नहीं कर सकता और ना करेगा। लेकिन वो कहते हैं ना, बात नहीं, हमारे अवधि में कहावत है कि बात नहीं टेढ़ बत कहो टेढ़। कल तो मतलब बात टेढ़ी नहीं, बात करने का तरीका टेढ़ा क्या है। होता अगर सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी से अगर ये कह देता कि आपने जो आरोप लगाए उसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लेकर आप आइए, वरना देश से माफी मांगी, अगर ये कह देता कि वो तो कोई मीडिया रिपोर्ट दिखा आइए, देते वो। उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने यही तो कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स के बिना पर बोलते नहीं, हैं। तो मीडिया रिपोर्ट्स में थोड़ी कह सकते हो कि कब्जा कर लिया है। आप सरकार से पूछ सकते हो ना, आप रक्षा मंत्री को पत्र लिख सकते हो, आप प्रधानमंत्री से समय मिलकर बात कर सकते हो, आप सीधे कह दियो कि 2000 स्क्वायर किलोमीटर की जगह पे चाइना ने कब्जा कर लिया, तो सीधा दावा कर रहे हो उस बात को लेके। लेकिन मैं इस सारे उसमें जो थी बेसिक बात मुझे आपने जो कही वो बिल्कुल पते की लगी। जनता का मूड आप भांप रहे हैं कि नहीं भांप रहे हैं? ऑपरेशन सिंदूर पर अगर देश की जनता खुश है कि पाकिस्तान को आपने पीटा, आतंकवादियों को मारा, तो आप फिर उसके बाद पहले ही दिन से ये ना पूछना शुरू कर दें कि जहाज कितने गिर गए थे। वो लोगों को खटकता है। खैर, आज पार्लियामेंट में कुछ और हंगामा भी हुआ, वो मैं आपको बता देता हूं। विपक्ष के सांसदों ने पहले संसद परिसर में प्रोटेस्ट किया, फिर लोकसभा के अंदर एसआईआर के मुद्दे पर हंगामा हुआ और लोकसभा के वेल के अंदर जाकर नारेबाजी की गई। लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई और लोकसभा में आज लेकिन कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ये खड़े होकर ये आरोप लगाते दिखे कि उन्हें नहीं बोलने दिया जा रहा। मंत्री कह रहे हैं कि हमको नहीं बोलने दिया जा रहा। मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। ये विपक्ष क्या तमाशा कर रहा है? माननीय अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र की हत्या प्रतिपक्ष कर रहा है। मुझे सवालों का जवाब नहीं देने दे रहा। मेरे सवाल किसानों से संबंधित, गरीबों के कल्याण से संबंधित है। ये केवल लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। किसानों का अधिकार है उनकी कल्याण की योजनाओं के बारे में जानना, ये उससे रोकने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जवाब देना चाहता हूं। आप जवाब दो। हल्ला गुल्ले में माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब दो आप तो। ये तो लोकसभा में हुआ जहां कृषि मंत्री कह रहे हैं कि मेरा जवाब नहीं जा पा रहा है, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। राज्यसभा में भी खूब हंगामा था, लेकिन यहां मुद्दा दूसरा था। पहले तो वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर के हंगामा चल रहा था, फिर उसके बाद मुद्दा बन गया सदन के अंदर सीआईएसएफ के जवानों को क्यों बुलाया गया। ये कुछ रोज पहले की बात है। यह आरोप लगाया था कांग्रेस पार्टी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने। उन्होंने उपसभापति हरिवंश और नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन, उन्होंने उनसे सीधा कहा कि आपने यहां सीआईएसएफ को कैसे बुला लिया जब हम लोग वेल में आए थे। तो इस पर और उनकी उपसभापति हरिवंश की कुछ तनातनी भी हुई। फिर इसके बाद जवाब देने के लिए नड्डा जी भी उठे, किरण रिजिजू भी वहां पर थे और उन्होंने कहा कि यह आरोप सरासर गलत है। सीआईएसएफ कोई पैरामिलिट्री फोर्स के लोग सदन में नहीं आ सकते और ना आए थे। मार्शल्स ही तैनात होते हैं और वो मार्शल ही थे। ये कोई बड़ी बात नहीं, ये डेमोक्रेटिक वे में ही हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और
ये करते रहेंगे, ये हमारा राइट है। ये उन्होंने कहा तो अगर मैं लेटर लिखा, आपको इतना क्यों ऑब्जेक्शन? आपने बोल दिया to safeguard the interest said outside the house of the parliament सारी बातें आउटसाइड हाउस के मेरा दायित्व था आपको बताना। CISF को अंदर लाते हो। खड़गे जी ने जो सवाल उठाया, स्पेसिफिक उन्होंने कहा कि सदन में मिलिट्री आदमी लाएगा, CISF के जवानों को लाया, दिल्ली पुलिस को लाया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये रिकॉर्ड पर क्लियर है कि सदन में सिर्फ मार्शल ही आ सकता है और उस दिन भी मार्शल ही थे। तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने जो मिसलीड किया और यहाँ गलत तथ्य यहाँ सामने में रखा, आपको भी पत्र लिखा है। तो इतना सीनियर लीडर और सदन में लीडर ऑफ ऑपोजिशन जब गलत पत्र लिखते हैं चेयर को और गलत तथ्य रखता है, तो उसके लिए क्या कार्रवाई होना चाहिए? नहीं तो हर एक सदस्य गलत बात लिखेंगे। कई बार कहा 40 साल से ज्यादा ऑपोजिशन में रहा हूं, कुछ मेरे से ट्यूशन ले लो, मैं बता दूंगा ऑपोजिशन कैसे करना आता है। अभी नए नए हो, अभी तो 10 ही साल हुए हैं, अभी 30-40 साल रहना है, मेरे से ट्यूशन ले लो। जो माननीय लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने कहा कि डिस्टर्बेंस करना, ये अरुण जेटली जी ने कहा था, मैं फिर कहता हूं, डिस्टर्बेंस के बहुत से तरीके हैं, इसलिए हमसे ट्यूशन ले लो। लेकिन अब डिस्टर्ब करने की ट्यूशन नड्डा जी कह रहे हैं हमसे ले लो। anyway, वो कह रहे हैं, चाह रहे थे कि आपको विपक्ष कैसे रहना चाहिए ये आपको मालूम नहीं है, 10 ही साल हुए। मैटर बड़ा गंभीर है ये कि सदन के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर क्या कोई पैरामिलिट्री फोर्स या पुलिस का आदमी आ सकता है? क्या नहीं आ सकता, कोई सवाल ही नहीं उठता। फिर ये बात उठी कहां से कि CISF के लोगों को बुला लिया गया जब विपक्ष के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे वेल में जाकर के सभापति के सामने? तो क्या हुआ, क्या था उस दिन? देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बात का आरोप लगाया था कि CISF को अपॉइंट कर दिया है और ये विपक्ष की आवाज़ दबाने के लिए, और ये कहा गया कि भाई जो हम वेल पे कर रहे हैं, आने वाले समय में ये CISF के लोगों को बुलाएंगे, मार्शल नहीं आएंगे, हमको उठा के बाहर फेंकने की सरकार की मंशा है। ये उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि भाई CISF की तैनाती इसलिए की जा रही है कि विपक्ष को न परिसर के अंदर धरना प्रदर्शन करना दिया जाए, न पार्लियामेंट के अंदर इनको धरना प्रदर्शन करने दिया जाए। वेल के अंदर अगर जाएंगे तो इनको बुलाया जाएगा। और आज जब संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इस बात को बहुत स्पष्ट तरीके से कहा कि भाई अंदर तो मार्शल ही आएंगे ना, CISF की अगर ड्यूटी बाहर लगी है, दिल्ली पुलिस की ड्यूटी बाहर लगी है, तो उसमें आपत्ति क्या है? अंदर को जगह होगा तो मार्शल ही संसद परिसर में CISF तैनात है, बिल्कुल तैनात है, दिल्ली पुलिस तैनात है, उसमें क्या दिक्कत है? परिसर के अंदर रहती है। उन कांग्रेस का ये आरोप है, विपक्ष के नेता का, कि ये CISF को लाकर उसको मार्शल की जगह रिप्लेस करेंगे और जब हम वेल में करेंगे तो आने वाले दिनों में ये CISF को सदन के अंदर आने की अनुमति देंगे, जिसका बहुत स्पष्ट तरीके से हरिवंश जी ने भी खंडन किया है, जिसका बहुत स्पष्ट तरीके से संसदीय कार्य मंत्री ने भी खंडन किया है, जिसका खंडन नड्डा जी ने भी किया है। तो मुझे लग रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को इस तरह की बातें, CISF आई नहीं है अंदर, अंदेशा है कि आएगी, तो इसलिए इसके लिए चिट्ठी लग रहा है कि अब यहां तक बुला लिया तो ये अंदर भी बुला लेंगे। कमाल है, पार्लियामेंट की सिक्योरिटी कोई तो करेगा, और अंदर तो लोग वर्दी में होते ही नहीं। ये मार्शल्स कहां से रिक्रूट होते हैं मैं नहीं जानता, हो सकता है कि सिक्योरिटी फोर्स से लेते होंगे। लोकसभा सिक्योरिटी की अलग है, पार्लियामेंट सिक्योरिटी अलग तरीके से स्टाफ है वो। दरअसल देखिए, पहले जो व्यवस्था थी आपकी, दिल्ली पुलिस आउटर गेट पे सारी सिक्योरिटी करती थी, वॉच एंड वार्ड डिपार्टमेंट होता था, जो बाहर गेट जहाँ से हम लोग एंट्री करते हैं कैंपस के अंदर, वो वॉच एंड वार्ड था और मार्शल अंदर, ये सिस्टम था। और CRPF की कैंप रहता था किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए। डिप्लॉयड नहीं रहते थे कैंप। जो आप याद करिए, जब अटैक हुआ था संसद पे, तो CRPF की जो कैंप थी उसी से फिर मुठभेड़ हुई थी, जिसमें उनके लोग मरे थे। उसके बाद ही नियम बदले भी, पार्लियामेंट अटैक उसके बाद फिर सिक्योरिटी और टाइट की गई। लेकिन अभी इस सरकार ने जो CRPF को अंदर से विड्रॉ करके, कुकरी हटा के, और वॉच एंड वार्ड स्टाफ की सिक्योरिटी की जगह CISF की सिक्योरिटी लगा दी है। ठीक है, सारे गेट्स पे, हर जगह। आप पार्लियामेंट के अंदर आप जाएंगे तो एकदम बाहर से लेके CISF आपको, दिल्ली पुलिस वाले सड़क पे मिलेंगे आपको, अंदर सब उसके बाद अंदर रिसेप्शन गेट से लेकर के अंदर तक सब जगह CISF मिलेगी। और इवन जो गैलरीज के गेट हैं, मतलब जो बाहर गैलरीज के गेट है, वहां भी CISF के लोग होंगे।
तो वो वॉच एंड वार्ड खत्म कर दिया गया। वॉच एंड वार्ड खत्म हो गया। वो वॉच एंड वार्ड वाले सिविल ड्रेस में रहते थे, सिविल ड्रेस में, वो सफारी में रहते थे, मतलब सफारी में, और उन पर हथियार नहीं होते थे वो, और अंदर जो है मार्शल का काम होता। ठीक है। अब इनको आशंका है कि जिस तरह से गेट्स पे सब जगह सीआईएसएफ लग गई तो कहीं अंदर भी ना आ जाए, तो ये आशंका के आधार पर विपक्ष ने सवाल उठाया है। अंदर का अभी कोई प्रोविजन नहीं है। जी विजय जी, पहले जो है पार्लियामेंट का जो पूरा सिक्योरिटी जो था वो पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी के पास था, जो वॉच एंड वार्ड जिसे कहते हैं, वो कैंपस में पूरा का पूरा करता था। और जब ये और स्पीकर कंट्रोल करते थे, इस लोकसभा अध्यक्ष जो है उसके वो होते थे मास्टर। और लोकसभा की पार्लियामेंट की सिक्योरिटी लोकसभा सेक्रेटरीट के अंडर ही है, राज्यसभा के भी नहीं है, लोकसभा सेक्रेटरीट के अंडर में है। तो जब ये हुआ पार्लियामेंट अटैक, उस समय भी वार्ड एंड वॉच के लोग थे जिन्होंने पहले सामना किया, फिर सीआरपीएफ के लोग भी वहाँ पर थे, तो उन लोगों ने उसका सामना किया और वो सारी लड़ाई लड़ी। अंदर तो मार्शल ही रहते हैं हाउस के अंदर, वो तो कोई और जाता नहीं है। और इसको एक और समझना चाहिए कि हाउस के सिक्योरिटी में और एमपीज में फ़र्क क्या है कि एमपीज को स्कैन भी नहीं किया जाता, मतलब एमपी कुछ भी लेकर के सामान अंदर इसीलिए जाता चले जाते अलाउड है हैं, उनको समझ नहीं इसलिए वो लेके भी चले जाते हैं ना, कभी पोस्टर लेकर चले गए, कुछ ये नोट लेके चले गए, नोट लेकर चले गए। 50,000 की गड्डी लेके चला गया था कोई। तो वो वो भी लेके क्योंकि चले उनको गए, स्कैन नहीं कैश किया फॉर जाता, वोट कुछ हुआ वो था। नहीं किया जाता, वो जो 2008 मार्शल उनको देखते हैं। और मार्शल का पेपर काम, स्प्रे ले गए थे। हाँ, ले गए। मार्शल का काम क्या है? मार्शल का काम हाउस के अंदर सिक्योरिटी नहीं देखना होता, मार्शल का काम है चेयर की सिक्योरिटी देखना। यदि आप वेल तक पहुंच जाते हैं और चेयर पर कोई अटैक करने वाला हो तो मार्शल देखते हैं। ये तो नहीं है कि हाउस के अंदर भी उनको हो रहा है। एतराज इस पे हुआ कि आपने इतनी सख्त बाड़ाबंदी कर दी चेयर के सामने, जैसे हम आतंकवादी हों। हाँ, ये तो कहा गया। वो मार्शल के लिए, वो मार्शल इसमें कुछ नया था क्या? नहीं, कुछ नहीं नया। मैं मार्शल कह रहा हूं कि घेर लेते हैं, मार्शल जब भी होता होता ही इसलिए है कि वो हाउस चेयर को डिसऑर्डर देखे। होता है तो- इसलिए मैंने कहा कि वो हाउस में कोई सिक्योरिटी नहीं देखते, हाउस में क्या सिक्योरिटी की जरूरत है, वो मार्शल चेयर को देखते हैं। और उन्होंने चिट्ठी लिख दी क्योंकि सीआईएसएफ वहां पर है, वो अंदर तो है नहीं। ये जो दर्शक दिग्गज 3 लोग कूद गए थे ना लास्ट टाइम, जो मोटी बात आप उसी समय सबने हुआ कहा था। कि सीआईएसएफ अंदर तैनात होने का कोई प्रश्न ही नहीं है अभी अंदर तो नहीं तैनात। तो फिर वो जो वही बात है कि वो एक इसीलिए आशंका उनको है कि कहीं- किरण रिजिजू और वो जो है किरण रिजिजू खासतौर पर यही कह रहे थे कि इतने बड़े लीडर ऑपोजिशन है राज्यसभा में, वो किस बिना पर ये बात कह रहे हैं। और चिट्ठी भी लिख दी आपने कि आप एक दिन सीआईएसएफ को अंदर वो बुलाएंगे। अप्रेंशन बीजेपी के नेता और विपक्ष में विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी पे की काफिले पर हमला हुआ है। शुभेंदु अधिकारी आज कूच बिहार पहुंचे थे, लॉ एंड ऑर्डर और महिला सुरक्षा को लेकर वो एक जनसभा करने के लिए जा रहे थे, लेकिन तभी सैकड़ों की भीड़ आई और शुभेंदु के काफिले पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। शुभेंदु अधिकारी की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा बलों ने किसी तरीके से भीड़ को खदेड़ा। टीएमसी समर्थकों पर शुभेंदु के काफिले पर हमला करने का आरोप लगा है। तस्वीरों में भी जो आप देख रहे हैं भीड़, ये गाड़ियों पर लाठी डंडों से हमला करती हुई दिख रही है और इनके हाथ में टीएमसी के झंडे भी हैं। कोई बड़ा नेता कहीं जाता है, दूसरी पार्टी के नेता उसका विरोध करें, रास्ते में बैनर पोस्टर लेकर झंडे लेकर खड़े रहें, ये तो होता है। लेकिन आप हमला कर दें उनकी गाड़ियों के ऊपर, ये बड़ी विचित्र बात दिखाई दी है। और आप देखिए कैसे फिर काफिले में जो लोग पुलिस के लोग चल रहे थे उनको इन लोगों को हटाना पड़ा। उस गाड़ियों के ऊपर डंडे चले भी हैं। तो बंगाल में ये घटनाएं अक्सर होती हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भी किसी बड़े लीडर के ऊपर जो है कैलाश विजयवर्गीय को घेर लिया था। नड्डा साहब के साथ पत्थर मारे थे। नड्डा जी गाड़ी पे हुआ। अच्छा, ओंकार सरकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं पश्चिम बंगाल से। जी ओंकार, जरा पूरा मामला बताइए डिटेल में। देखिए, पश्चिम बंगाल के विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी आज उत्तर बंगाल के कोच बिहार के खौरबाड़ी इलाके में पहुंचे हुए थे। वहां पर उनका एक जनसभा का आयोजन किया गया था। इसके साथ साथ वो एसपी ऑफिस घेराव करने के भी कर्मसूची लिया गया था। तो इसी बीच जब कोचबिहार शहर में शुभेंदु अधिकारी का काफिला पहुंचा तो देखा गया कि हजारों तानातों पे तृणमूल कांग्रेस के जितने भी कर्मी समर्थक है वहां पर मौजूद थे पहले से। उनके हाथ पे तृणमूल कांग्रेस के झंडे थे, इसके साथ साथ काले झंडे भी उनके हाथ पे थे। तो उसके बाद जब काफिला गुजर रहा था, उसी काफिले के सामने से जय बांग्ला का नारा लगातार शुभेंदु अधिकारी
अधिकारी को देखकर दिया गया है। उसके साथ साथ काले झंडे दिखाए गए और उसके बाद मामला इस कदर तक पहुंच गया कि लाठियों से, डंडों से शुभेंदु अधिकारी का जो कॉन्वॉय है, उस कॉन्वॉय के गाड़ियों के ऊपर लगातार हमले किए गए। हालांकि पुलिस पूरी मामला को कंट्रोल में लाने के लिए हल्का लाठीचार्ज भी किया, लेकिन फिर भी मामला नहीं निपटा। उसके बाद देखा गया कि लगातार तृणमूल कांग्रेस के जितने भी कर्मी समर्थक उस जगह पर, उस मौके पर मौजूद थे, वो लगातार कॉन्वॉय के ऊपर हमला करते गए, काफिले के ऊपर हमला करते गए। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं राजनीतिक विवाद भी शुरू हो चुका है, क्योंकि जैसे कि देखा गया था ममता बनर्जी 21 जुलाई यानी कि शहीद दिवस के दिन कोलकाता में वो यही कही थी कि जब 21 जुलाई को पलटा कर्मसूची शुभेंदु अधिकारी की तरफ से लिया जा रहा था नॉर्थ बंगाल पर, तो एक ही दिन में क्यों दो पार्टी एक ही शेड्यूल रखेंगे। तो इसको लेकर ममता बनर्जी ने भी कहा था कि पलटा जो भी कार्यक्रम होगा वो भी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा। और उसी के बाद जैसे कि देखा गया शुभेंदु अधिकारी का आज उत्तर बंगाल के कोच बिहार में ये एसपी ऑफिस घेराव के साथ साथ एक सभा का संबोधित करने के बाद था। तो इसी जगह पर पलटा तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी ये पूरी कार्यक्रम रखा गया कि शुभेंदु अधिकारी जो भी बात हो, इस तरीके से हिंसा करना, वो भी सत्ताधारी सत्ता पक्ष की तरफ से दल से, ये बड़ी खराब बात है। बहुत शुक्रिया आपका, उनका ये पूरी बात बताने के लिए हमको। तस्वीरें लेकिन आप एक बार फिर देखिए, शुभेंदु अधिकारी की गाड़ियां चल रही हैं और उसके ऊपर लाठी डंडों से हमला जो है किया जा रहा है। अब एक और बड़ी खबर आ रही है, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन हो गया है। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे, आरएमएल अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, काफी वक्त से इलाज में अस्पताल में वो भर्ती थे। उनका निधन हुआ है, अभी ये सूचना मिल रही है। कश्मीर में वो उपराज्यपाल की भूमिका में भी रहे, इसके अलावा और कई राज्यों में राज्यपाल रहे, केंद्रीय मंत्री भी थे बीपी सिंह की सरकार में, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं। लेकिन उनके रिश्ते धीरे धीरे बिगड़ते गए बीजेपी की सरकार से, और उसके बाद वो बिल्कुल आप कह सकते हैं मोर्चा ही ले रहे थे। लेकिन अभी खबर ये आ रही है कि उनकी मृत्यु हो गई है, उनके ऊपर सीबीआई जांच भी चल रही थी, सीबीआई जांच विषय को लेकर के। लेकिन उनके निधन की सूचना जो है हमें अभी अभी मिल रही है। मैं आपको बंगाल की खबर बता रहा था, तो बंगाल में एक तो टीएमसी जो पार्टी सत्ता में है वो पार्टी हिंसा कर रही है, पार्टी के अंदर हंगामा हो रहा है। ममता बनर्जी ने दिल्ली में अपनी पार्टी की लीडरशिप बदल दी है। सिर्फ 12 मिनट की एक वर्चुअल मीटिंग हुई और इसमें 2 बड़े नेताओं की छुट्टी हो गई। हुआ यह कि ममता बनर्जी ने अपने सांसदों के बीच में जो झगड़ा चल रहा था उसको खत्म करने के लिए एक वर्चुअल मीटिंग बुलाई कल। उसमें उनके राज्यसभा और लोकसभा के सभी सांसद थे। वहां उन्होंने ये कहा सबसे पहले कि राज्यसभा में तो हमारा ठीक है, सब कोऑर्डिनेशन अच्छा है, लोकसभा में कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं है। और सुदीप बंदोपाध्याय जो पार्टी के लीडर हैं, पार्लियामेंट्री पार्टी के, उन्होंने उनका कहा, ममता जी ने कहा उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो इसीलिए मैं उनके स्थान पर अब अभिषेक बनर्जी को ये जिम्मेदारी सौंप रही हूं। ममता बनर्जी अपने सांसदों में लगातार पब्लिक में हो रही झगड़े से, समन्वय की कमी से नाराज है। पिछले कई महीनों में आपस में इन सांसद का सिर फटोबल चल रहा है। कल्याण बनर्जी और महुआ मोइत्रा की जंग तो सरेआम हो रही है, वो ट्विटर पर होती है, इंटरव्यूज में होती है, वीडियो पर होती है। दोनों एक दूसरे के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल भी करते हैं। अब इसी बीच दीदी ने अपने भतीजे को चार्ज दे दिया एक किस्म से कि अब तुम देखो। कल्याण बनर्जी को कल्याण बनर्जी ने खुद चीफ विप के पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि खबर यह आई कि उनका इस्तीफा जो है शायद अभी मंजूर नहीं हुआ है और अभिषेक बनर्जी ने उनसे कहा भी कि मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन कल्याण बनर्जी और महुआ मोइत्रा के बीच की ही लड़ाई जो है वो सबसे बड़ी वजह बनी हुई है पार्टी की एम्बैरेसमेंट के लिए, जो यहां दिल्ली में होती है सबसे ज्यादा। कई वाकये हो चुके हैं, आपको याद होगा। एक बार तो ये हुआ था कि इलेक्शन कमीशन जाने के किसी मामले में दोनों के बीच में सड़क पर झगड़ा हुआ और उसके वीडियो बन के आ गए, हमने आपको दिखाए भी थे। महुआ मोइत्रा ने एक पुलिस वाले को ये भी कहा कि अरेस्ट हिम, मैं सांसद हूं, इनको पकड़ ले, मुझे परेशान कर रहे हैं आदमी। तो उसके बाद कल्याण बनर्जी बहुत आग बबूला हुए थे। इनकी अपनी व्हाट्सएप चैट्स जो इनके सांसद के ग्रुप में होती हैं, टीएमसी के, वो सामने आ गई। कैसे कुछ लोग महुआ मोइत्रा के साथ खड़े हैं और कल्याण बनर्जी सबको अकेले जो है वो जवाब दे रहे हैं। अब जो ताजा मामला है वो ये, महुआ मोइत्रा की शादी हुई कुछ दिनों पहले, बीजेपी के एक नेता हैं पिनाकी मिश्रा, उनके साथ, और इस बात को उठा लिया कल्याण बनर्जी ने। इससे पहले हुआ यह था कि जो कोलकाता में लॉ कॉलेज में एक लड़की के साथ, बच्ची के साथ बलात्कार हुआ,
उसके मामले में शुभेंदु कल्याण बनर्जी और इनकी एक और नेता का बयान, वो आपत्तिजनक बयान आया था। अब इसके बाद महुआ मोइत्रा ने ट्विटर पर ये लिख दिया था कि पूरी हमारे पार्टी में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको नहीं मालूम कि महिलाओं के मामले में कैसे बोलना है, लेकिन हमारे यहाँ फर्क यह है कि हमारे यहाँ एक्शन होता है ऐसे लोगों पर, बाकी पार्टियों में एक्शन नहीं होता। इसके बाद कल्याण बनर्जी ने कहा कि महुआ मोइत्रा किस मुंह से मुझे एंटी वुमेन बोल रही हैं। उन्होंने तो एक परिवार उजाड़ दिया, 40 साल की शादी थी एक व्यक्ति की, उसको तोड़ दिया। तो ये पर्सनल उनका हमला था। अब एक इंटरव्यू में ये सारी बातें महुआ मोइत्रा से अभी किसी ने पूछ ली 2 दिन पहले, तो महुआ मोइत्रा ने एक एक्सप्रेशन यूज कर दिया, पुरानी कहावत है कि नेवर रेसल विद अ पिग बिकॉज यू गेट डर्टी एंड द पिग एंजॉयज इट, कुछ ऐसा समथिंग इस बात का। तो इस पर कल्याण बनर्जी आग बबूला हो गए और उन्होंने अब सब कुछ ट्विटर पर लिखा कि ये एक सांसद को, एक नेता को ऐसे शब्दों से बुला रही हैं तो इसको क्या कहा जाए। फिर उन्होंने अपने पुराने आरोप जो हैं वो दोहरा भी दिए। अब उसके बाद ममता जी ने ये मीटिंग जो है वो कॉल की थी। बाकी आपको समीर जी बताएंगे अंदर की बात। देखिए, बहुत संकट गहरा है टीएमसी में इस समय। राज्यसभा सांसदों के बीच में लेके 13 सांसद है टीएमसी के राज्यसभा में, अगर देखेंगे इस समय बंगाल से, और ये लंबे समय से चल रहा है। मतलब दिल्ली के अंदर तो जो दोनों वाक़या आपने जो बताया वो बड़े वाक़या हुए थे। इसके पहले भी जब बंगाल में ममता बनर्जी ने अपने सांसदों के साथ बैठक ली थी, वो लोकसभा और राज्यसभा की, उस बैठक में भी ममता बनर्जी के सामने दोनों के बीच में बहस हो गई थी। ममता बनर्जी ने बड़ी मुश्किल से दोनों को कंट्रोल किया था। अब ममता बनर्जी की समस्या ये है कि वो दोनों एक पार्टी के ऐसे नेता है, हालांकि वो कल्याण बनर्जी का ज़्यादा पक्ष लेंगे क्योंकि कल्याण बनर्जी लंबे समय से जुड़े, महुआ मोइत्रा बाद में आई है। लेकिन अब ममता बनर्जी की समस्या ये है कि पार्टी के अंदर जिस तरीके से, चाहे राज्यसभा के सांसद हो, लोकसभा सांसदों के बीच, 2 सांसदों के बीच में आपस में अनबन की खबरें आ रही है, विधायकों के अंदर अनबन की खबरें आ रही है, क्योंकि जो ममता बनर्जी के लॉयलिस्ट एमएलए है वो और अभिषेक बनर्जी के जो भरोसेमंद एमएलए, उनके बीच भी बंगाल के अंदर एक उठापटक चल रही है। तो पूरी पार्टी के अंदर अगर आप देखेंगे तो लगातार इस तरीके से घटनाएं आ रही है। ममता बनर्जी के लिए आसान नहीं है जब अगले साल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को जाना है और पार्टी में इस तरीके से राज्यसभा। पहले इनका बताइए, कल्याण बनर्जी और महुआ मोइत्रा का। ममता बनर्जी क्या मतलब कल्याण बनर्जी को ऐसा लग रहा है कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही? नहीं, कल्याण बनर्जी को लगता है कि देखिए, मैं महुआ मोइत्रा से पार्टी में सीनियर लीडर हूं, महुआ मोइत्रा को इतना मत, और वो जिस तरीके से भाषा का इस्तेमाल लगातार कर रही है, पार्टी में कोई कल्याण बनर्जी के इस तरह से नहीं करता। और कल्याण बनर्जी को लगता है कि ममता बनर्जी के बहुत लॉयलिस्ट आदमी है, ममता बनर्जी का बहुत भरोसा रहा है। महुआ पे तो कोई एक्शन नहीं हुआ, अभी हुआ नहीं। लेकिन अभी ममता बनर्जी की मजबूरी है कि आप क्या करोगे, राज्यसभा के सांसद है आप, मतलब उनसे निकाल तो सकते नहीं है उनको। आप पार्टी की बैठक जो है, पार्टी के अंदर बैठ के आप बोलोगे कि भाई दोनों बयान नहीं दो। लेकिन दोनों की लड़ाई अब इस स्तर पर चली गई है कि मुझे लगता है कि ममता बनर्जी ने इनको कई बार वार्निंग दी, उसके बाद भी वो ममता बनर्जी की सुनती रहे। और अब अभिषेक बनर्जी से कहा गया है कि इस मामले को देखने के लिए, लेकिन बता रहा है कि आने वाले समय में यह ममता बनर्जी के लिए परेशानी का कारण जरूर बनेगा। इस मामले में देखिए, हम कोई पक्ष लेने वाले तो नहीं है कि ये सही है वो गलत, लेकिन जो पब्लिकली आया, जो पब्लिक में जितनी डिटेल्स आई, उसके मुताबिक तो शुरुआत शायद महुआ मोइत्रा ने की, क्योंकि जो बातें ये कहना कि गिरफ्तार कर लो इनको, ये सब चीजें, और उसके पीछे क्या चला आ रहा है ये जो मतलब स्पार्किंग पॉइंट है वो इंटरव्यू है जो उन्होंने अभी दिया जिसमें उन्होंने उस तरह के फ्रेज का इस्तेमाल किया। क्योंकि अंग्रेजी बहुत अच्छी जानती हैं वो, तो जाहिर है अंग्रेजी जानने वाले लोग ज़्यादातर अंग्रेजी में ही सोचते हैं, तो अंग्रेजी के मुहावरे भी इस्तेमाल करते हैं, तो उन्होंने किया। और उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर देते कोई ईट उठा के मार देगा। हाँ, हिंदी में ट्रांसलेट नहीं, तो अंग्रेजी में आप गाली दीजिए तो बड़े सब समझ में लोग गालियाँ देते हैं अंग्रेजी में। हिंदी में आप किसी एक मसले पर जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं निशिकांत जी ने भी, किसी ने इस फ्रेज का रेफरेंस दिया था, तो उसका जवाब दिया था। उन्होंने कहा था यस आई एम। नहीं, तो इसमें क्या ममता बनर्जी बीच बचाव करने में कामयाब हुई हैं? क्या डिसिप्लिन कायम हुआ पार्टी? कुछ समय तो दोनों के बीच में संघर्ष विराम की स्थिति रही, लेकिन हमें लगता है उनका ऑपरेशन अभी जारी है ममता जी का। अच्छा, इसीलिए उन्होंने इंटरव्यू दिया। अभिषेक बनर्जी को पावर देना कि तुम अभिषेक बनर्जी को तो पावर देने के 2 कारण हैं। एक तो प्रकट कारण तो ये शुभेंदु जो वो जो है उनके जो नेता थे, क्या नाम है, सुदीप बंदोपाध्याय, सुदीप बंदोपाध्याय, बहुत पुराने हैं, मैं नाम भूल जाता हूँ अक्सर उनका, दादा का। तो उनकी दोबारा आए हैं। हाँ, तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और वो अपना, तो इसलिए कारण प्रकट ये है। लेकिन उसका हिडन कारण ये है कि वो अभिषेक बनर्जी को एक तरह से दिल्ली में कमान देना चाहती हैं, दिल्ली में एस्टैब्लिश करना चाहती है, ताकि जो सेंटर में, जैसे अब मुलायम सिंह ने रामगोपाल यादव को एस्टेब्लिश कर दिया था एक समय,
लंबे समय तक। अब ऑपोजिशन के लीडर से मेल मुलाकात होगा तो वो अब मुलाकात ये करेंगे। होगी, सरकार से भी ये बात करनी होगी, तो एज ए फ्लोर लीडर और एज ए पार्टी लीडर बात करेंगे। तो हर तरह से अभिषेक को एम्पावर किया है। भविष्य का चेहरा अभिषेक है पार्टी का। चेहरा भी अभिषेक है, और दूसरा जो ये जैसे सभी दिन कहा कि अभिषेक के लॉयलिस्ट, ममता के लॉयलिस्ट, तो वो झगड़ा भी खत्म हो जाएगा। अब सबको अभिषेक का लॉयलिस्ट होना पड़ेगा, क्योंकि आगे के लिए अभिषेक, ममता तो लीडर है, सुप्रीम लीडर है, लेकिन उसके बाद जो चेहरा है वो अभिषेक बनर्जी है, इसलिए उन्होंने उसको स्पष्ट कर दिया। सर, अब आप ये बता दें, देखिए महुआ मोइत्रा की कंट्रोवर्सीज कम नहीं है। संसद सदस्यता जा चुकी है उनकी मामले में, एक मामले में उनकी पर्सनल लाइफ भी हालांकि किसी का विषय नहीं है, लेकिन उसके बारे में बातें खूब कही जाती हैं, लोग करते हैं। मतलब भारत में तो आप रोक ही नहीं सकते ना, तो वो नहीं तो लेकिन फिर भी वो पार्टी में उनका स्थान बना हुआ है, इसके पीछे क्या वजह है? नहीं, वो मैं तो कह रहा हूँ कि कल्याण बनर्जी और महुआ मोइत्रा में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। महुआ मोइत्रा ममता बनर्जी की सबसे कॉन्फिडेंट लोगों में से है। यदि कोई एक्शन होगा तो कल्याण बनर्जी पर होगा, भले ही वो पार्टी के कितने भी बड़े लीडर हो, मुझे इसमें कोई शक नहीं लग रहा। और आप देख लीजिए ना, जिस घटना का आप जिक्र कर रहे हैं कि उन्होंने, उनकी सांसद की सदस्यता गई, वो तो ऐसा बड़ा मामला था ना, उसके बाद भी ममता जी ने उनको टिकट दिया और उनको जितवाया। वो वहाँ पर खड़ी हो गई कि इनको जिताना ही है, कृष्णानगर से। और कल्याण बनर्जी के साथ जो पहले हुआ था वो भी कम नहीं था। कल्याण बनर्जी का और महुआ मोइत्रा की सीनियरिटी का और पार्टी के उसमें कोई कंपैरिजन ही नहीं है। कल्याण बनर्जी बहुत सीनियर लीडर्स में से हैं, और वैसे भी बंगाल की राजनीति में वो सीनियर सीजन लीडर माने जाते हैं। लेकिन महुआ के सर पर इस वक्त पूरा हाथ है ममता जी महुआ के साथ है, और अभिषेक को पार्टी के अब नए नेता हैं, तो सबको जिसको जहाँ देखना है तो वहाँ और मुझे लगता है महुआ भी अभिषेक के साथ कंफर्टेबल होंगे। कल्याण बनर्जी अभिषेक के साथ नहीं हो सकते कंफर्टेबल, क्योंकि वो तो उनसे बहुत सीनियर लीडर अपने आप को मानते हैं। ठीक है, चलिए, मानते भी हैं और हैं भी। ममता बनर्जी महुआ मोइत्रा के साथ हैं, कुल बात ही है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। गृह मंत्री अमित शाह की बात मैं आपको बताता हूं। अमित शाह देश के इतिहास में सबसे लंबे वक्त तक गृह मंत्री के पद पर बने रहने वाले नेता बन गए हैं। उन्होंने पूर्व उप प्रधानमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने गृह मंत्रालय में अमित शाह ने गृह मंत्रालय में 6 साल 65 दिन का कार्यकाल पूरा किया है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमित शाह ने ये रिकॉर्ड ठीक उसी तारीख को तोड़ा जब 6 साल पहले उन्होंने अनुच्छेद 370 को हटाने की ऐतिहासिक घोषणा की थी। यानी 5 अगस्त का दिन अमित शाह के राजनीतिक जीवन में एक बार फिर एक मील का पत्थर बन गया है। इस मौके पर एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज अमित शाह की इस उपलब्धि का जिक्र किया, उनकी खूब तारीफ की। और अब तक सबसे लंबे समय तक गृह मंत्री रहने का रिकॉर्ड बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के नाम था, जिन्होंने 2256 दिन यानी करीब 6 साल 64 दिन ये पद संभाला था होम मिनिस्टर के तौर पर। लेकिन गोविंद वल्लभ पंत देश के जो पहले गृह मंत्री थे, सरदार पटेल के बाद, माफ कीजिएगा, वो इस पद पर आए थे, उन्होंने 6 साल 56 दिन तक ये जिम्मेदारी निभाई थी। उनका भी लंबा टेन्योर था। और वो 10 जनवरी 1955 से 7 मार्च 1961 तक गृह मंत्री रहे थे। इसके अलावा चौथे नंबर पर कौन आता है गृह मंत्री का पद संभालने में, आपको मालूम है? पी चिदम्बरम। 4 साल से ज्यादा वक्त तक वो रहे यूपीए के सरकार के दौरान। तो अब ये जो रिकॉर्ड है ये अमित शाह जी के नाम पर जो है वो आ चुका है। और ये रिकॉर्ड इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसी सरकार में 11 साल में ये उपलब्धि हासिल हुई है उन्हें। बिल्कुल, निश्चित। कांग्रेस ने तो लंबा शासन किया था। अगर 2014 से अगर वो गृह मंत्री बन जाते, लेकिन उस समय उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली थी, तो पहले मोदी जी के कार्यकाल में वो सरकार में नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। और 2019 में जब सरकार लौटी, अमित शाह जी के नेतृत्व में जब चुनाव हुए, तो ये तय था कि अमित शाह जी अब सरकार में लौटेंगे, और यह भी लगभग तय था कि गृह मंत्री उन्हें बनाया जाएगा। और गृह मंत्री बने, राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय दिया गया। और उसका अमित शाह जी का जो कार्य करने का तरीका रहा है, चाहे वो गुजरात में भी रहे थे, MOS गृह उनके पास रहा था, और प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो उनकी अंडरस्टैंडिंग रही है गृह विभाग को लेकर या दोनों की राजनीति के बीच में, मुझे लग रहा है कि उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से परफॉर्म किया, आर्टिकल 370 में बड़ी उनकी भूमिका रही है, तमाम तरह की चीज़ों को लेकर गृह मंत्रालय में उन्होंने जिस तरीके से काम किया, नक्सलाइट पे इतना बड़ा उन्होंने जो काम किया, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, नक्सल पूरे हिंदुस्तान से खत्म करने का जो आह्वान किया था अमित शाह ने, और जिस तरीके से उसे पूरे देश के अंदर अंजाम दिया है, तो नए क्रिमिनल लॉज, बिल्कुल नए तीनों न्याय संहिता जो बने उसको लेकर, तो मुझे लगा कि बहुत शानदार टेन्योर अमित शाह का रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी ने आज अगर एनडीए की बैठक में इसका जिक्र किया है तो निश्चित रूप से वो इसके हकदार है। सर, यह कुछ बड़ी घटनाएं हमने बताई, जो उपलब्धियां उनके नाम पर जाएंगी, आपके हिसाब से उनका टेन्योर कैसा रहा है? नहीं, निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी की सरकार के, अगर माना जाए कि उस सरकार में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मोदी जी के बाद किसी की है तो अमित शाह जी की है। और वो धारा 370 हटाने से लेकर के
भारतीय दंड संहिता जो बनी है, भारतीय न्याय संहिता जो बनी है वो है, इसके अलावा नक्सल ऑपरेशंस को लेकर के उनकी जो उपलब्धियां हैं, तो निश्चित रूप से वो सारी उपलब्धियां उनके खाते में जाएंगी। लेकिन कुछ छोटी मोटी तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न भी हैं, जैसे पहलगाम की घटना, वो भी उनके कार्यकाल में हुई। मणिपुर की अशांति भी उनकी, जो हालांकि मणिपुर स्टेट सब्जेक्ट रहा, लेकिन होम मिनिस्टर बड़ा मुद्दा है, वो बड़ा मुद्दा है। ये कुछ बड़े मुद्दे भी, हालांकि मणिपुर वो गए, मणिपुर को उन्होंने रुके मणिपुर को जाके उन्होंने हैंडल किया। पहलगाम भी गए थे, घटना के बाद पहलगाम भी गए थे, वो तुरंत उसी दिन गए थे, 2 घंटे में पहुंच गए थे, 2 घंटे में पहुंच गए थे। तो सबसे उनकी खास बात यह है अमित शाह जी की कि कोई भी घटना अगर होती है इस तरह की, जो अप्रिय घटना है, तो वो तुरंत उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं, तुरंत जाते हैं वहाँ और जाके सारा सिचुएशन चार्ज लेते हैं बेसिकली। हाँ, चार्ज लेते हैं और जायजा लेके उसके बाद जो फॉलोअप में जो भी एक्शंस हो सकते हैं वो किए हैं उन्होंने। मणिपुर में भी जैसे सरकार भी वहाँ की भंग हुई, वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा, तो पहलगाम में भी भारत सिक्योरिटी की समीक्षा हुई, विपक्ष ने अलग सवाल भी उठाए, लेकिन कुल मिलाकर के अगर ओवरऑल देखें तो उनके कार्यकाल में उपलब्धियां काफी बड़े काम ज्यादा हुए हैं, ये कह सकते हैं। सर, अगली खबर पर इसी से जुड़ी हुई है, आता हूं आपके पास फिर। अरे, जम्मू कश्मीर में 370 और 35 से हटाए जाने का एक लंबा वक्त बीत चुका है। अब 5 अगस्त आज, मतलब इसके 6 साल पूरे भी हो गए। इस बीच जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग बहुत तेजी से उठती रही है। राज्य में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार है, कांग्रेस पार्टी है, इनके अलावा पीडीपी, तो तमाम, बीजेपी को छोड़ सभी ज्यादातर नेता दल जो है वो वक्त वक्त पर ये मांग करते रहे। बीजेपी इसके विरोध में है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये मांग बाकी दलों के द्वारा ही जो है वो की जाती है। अब कल से ये चर्चा बहुत ज्यादा उठ रही थी कि क्या आज स्टेटहुड, पूर्ण राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को वापस मिलेगा। तो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का इस पर एक रिएक्शन आया। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त को कुछ बुरा नहीं होगा, इतना मैं कह सकता हूं। वो अपने राज्य के लिहाज से कह रहे हैं कि कुछ बुरा नहीं होगा, ये सौभाग्य की बात है, ये मैं कह सकता हूं, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ सकारात्मक भी नहीं होगा। मतलब उन्होंने कहा कि आज के दिन आप उम्मीद कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को लेकर के कोई बड़ा फैसला केंद्र सरकार करेगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। उन्होंने सोशल मीडिया पर जो है ये लिखा है कि मैंने कल जम्मू कश्मीर में क्या होने वाला है इस बारे में, हर संभावना के बारे में सुन लिया है, इसलिए मैं पूरी ईमानदारी से कहूंगा कि कल कुछ नहीं होगा। सौभाग्य से कुछ बुरा भी नहीं होगा, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ सकारात्मक भी नहीं होगा, ये उनका कहना था। साथ साथ ही बता देता हूं आपको, उनके पिता फारूक अब्दुल्ला क्यों न्यूज में चल रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने ये कहा है कि आतंकवाद जम्मू कश्मीर से ना खत्म हुआ था, ना होगा, पड़ोसी से रिश्ते सुधरने तक, मतलब जब तक पाकिस्तान से संबंध नहीं सुधरेंगे तब तक आतंकवाद खत्म हो ही नहीं सकता। जो ये समझते हैं कि मिलिटेंसी खत्म होगी, मैं उनको दावा देता हूं इस वक्त कभी मिलिटेंसी यहाँ खत्म नहीं होगी जब तक हमारे पड़ोसी और उनके हालात बेहतर होंगे, नहीं होगी। मैं कम से कम इतनी तो उम्मीद कर रहा था कि फारूक अब्दुल्ला जी जैसे सीनियर और इतनी बार के चीफ मिनिस्टर कम से कम टेररिज्म को टेररिज्म कहेंगे, मिलिटेंसी नहीं कहेंगे, लेकिन उन्होंने भी फिर वही किया काम। अब आपने ये कह दिया कि ये, मतलब उनका कहने का मतलब तो ये ना कि आतंकवाद तभी रुकेगा जब पाकिस्तान का मन करेगा, और इसके लिए आपने ऑपरेशन सिंदूर भी करके देख लिया, इससे भी कुछ नहीं होगा। मतलब आप उसको दंड भी दोगे तो भी वो नहीं मानने वाला है, तो तुम उससे बात ही करोगे तभी कुछ हो सकता है। आपने यही बताया कि भारत सरकार सिर्फ बात करे और कुछ नहीं कर सकती। अब्दुल्ला साहब उन लीडर्स में से हैं हिंदुस्तान के जो हमेशा मतलब बातचीत को लेकर लगे रहे। वो पाकिस्तान से बातचीत का उनका मतलब कोई स्टैंड में मेरे ख्याल से कोई बदलाव नहीं आया, कंटिन्यूटी में वो ये बात करते रहे कि पाकिस्तान से बातचीत के बिना नहीं होगा। और यदि आप इसको पॉजिटिव रेफरेंस में देखना चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि भाई पाकिस्तान जब तक करता रहेगा तब तक आतंकवाद को रोकना मुश्किल काम है, यदि आप उसको एक दूसरी साइड की तरह से देखना चाहें तो इसलिए। लेकिन वो हमेशा, मुझे नहीं लगा कि कोई स्टैंड में उनके बदलाव आया। वो हमेशा ही वाजपेयी जी के साथ भी जब वो थे तब भी वो पाकिस्तान के साथ स्टैंड भी ये था, शेख अब्दुल्ला का जो स्टैंड है वही स्टैंड लेके वो चल रहा है, तो उसी स्टैंड पर और नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड है। उमर अब्दुल्ला साहब भी यही बात करते हैं, आजकल वो बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि चीफ मिनिस्टर वहां पर बने हुए हैं, तो इस पर बात। लेकिन मैं ये नहीं समझ पाता हूँ, ये ठीक है बातचीत हो, बातचीत से कोई भी मसला हल हो, फोर्स की जरूरत ना हो, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप कश्मीर के मुद्दे पर बात करोगे क्या पाकिस्तान से? आपने कहा कि पीओके तक तो हमारा है, ये भारत का रिजॉल्व है, तो आप क्या बात करने जाओगे उसके साथ? नहीं, तो रिजॉल्व करने से तो नहीं होगा ना, रिजॉल्व किया हो तो बहुत टाइम हो गया आपको। देखिए कुछ भी कह लें आप, मतलब जो लड़ाई है उसको लड़ाई की तरह से जवाब देना पड़ेगा आपको, लेकिन मसला तो बातचीत से ही हल होगा। क्या आप पूरा युद्ध कर लेंगे तो क्या आपको लगता है हल हो जाएगा? युद्ध के बाद भी हम कहाँ पे खत्म करते हैं? बातचीत पर।
चलिए सर। कोई भी युद्ध खत्म होता है तो बातचीत पर आकर खत्म होता है, उसको लेकर चलते हैं। लेकिन अब ये दोनों सरकारों की अपनी अपनी रणनीति है। अभी हम सरकार, लेकिन वक्त की बात होती है कि क्या आज माहौल है पाकिस्तान के साथ बातचीत करने का, वो नहीं है। फारूक अब्दुल्ला को इस बात का भी जिक्र करना चाहिए था कि आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद से कितनी शांति और कितना टूरिज्म वहां आने लगा। फारूक अब्दुल्ला ने तो वो जम्मू कश्मीर भी देखा है ना कि वहां शाम को 5 बजे से लोग घर के बाहर निकलना बंद कर दिया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो आपने कही। यही लीडर्स जो हैं अभी अब 370 की बात कोई नहीं करता, सब स्टेटहुड की बात करते हैं। एक जिक्र करना भूल गए, महबूबा मुफ्ती ने भी बयान दिया है। क्या सर? उन्होंने कहा कि मुझे बिल्कुल कोई सकारात्मक होने की उम्मीद नहीं, मुझे तो लगता है कुछ बड़ा गलत होगा। नहीं, कुछ गलत नहीं हो रहा। एक चीज में लगातार गलत हो रहा है। गलत, हाँ। अच्छा ठीक है सर। अमित शाह जी के लिए एक लाइन जोड़ दूं मैं सर, बहुत शॉर्ट। अमित शाह जी का एक तो मतलब पॉजिटिव बात यह है कि वो हेड ऑन करने वाले होम मिनिस्टर हैं, हेड ऑन करते हैं वो, कोई भी मसला हो। दूसरी बात, उनके साथ जब आज ये कार्यकाल पूरा हुआ, मैं बहुत दिन से चर्चा कर रहा था, तो लोगों ने पूछा कि क्या वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, क्योंकि 3 होम मिनिस्टर हैं हमारे, लाल बहादुर शास्त्री और चरण सिंह जी और नरसिम्हा राव जी, जो तीनों होम मिनिस्टर रहे वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो 3 ऐसे हैं जो नहीं बन पाए। सरदार पटेल, मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूं, ये होती है बड़े आदमी की पहचान, ये ऐसी चर्चाएं भी कर लेते हैं। बड़ी खबर आ रही है बिहार से। चुनाव आयोग के नोटिस पर तेजस्वी यादव ने चुप्पी तोड़ी है। तेजस्वी यादव के पास 2 वोटर आई कार्ड, 2 एपिक नंबर होने का आरोप लगा था और उन्होंने कहा कि मैं चुनाव आयोग को जवाब दूंगा, लेकिन चुनाव आयोग भी तो हमारे आरोपों का जवाब दे। SIR की भी जो ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है, इसमें जो गड़बड़ियां हो रही हैं वोटर लिस्ट में, इस पर चुनाव आयोग खामोश क्यों है? वोटर लिस्ट में कई खामियां हमने उजागर की, लेकिन चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया। आपको हम ये बता दें कि तेजस्वी यादव ने दरअसल 2 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने ये इल्जाम लगाया था कि उनका भी नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। 1 तारीख को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट डाली थी चुनाव आयोग ने, सब राजनीतिक दलों को भी दी थी। तो उन्होंने कहा मैं चुनाव कैसे लड़ूंगा, मेरा खुद का नाम नहीं है वोटर लिस्ट में। कुछ ही मिनटों के अंदर चुनाव आयोग ने सफाई भी दे दी और बता भी दिया कि सच्चाई क्या है। उन्होंने ये कहा कि जो एपिक नंबर तेजस्वी दिखा रहे हैं वो एक दूसरा एपिक नंबर है, मतलब जिस नंबर से कार्ड बनता है, और तेजस्वी का नाम वोटर लिस्ट में दर्ज है लेकिन दूसरे कार्ड से। अब चुनाव आयोग ने उनसे पूछा, अब आप बताइए कि ये दूसरा आपके पास वोटर आईडी कार्ड कहां से आया। तो इंतजार हो रहा था कि तेजस्वी कुछ बोले। आज 5 अगस्त हो गई, 2 का ये मामला था, तो इस पर तेजस्वी यादव आज बोले हैं। उन्होंने कहा हम जवाब देंगे। ये देखिए ना, जो है तो जवाब देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। चुनाव आयोग को तो बताना चाहिए ना कि भाई बूथ वाइज जो हम लोगों की डिमांड है, कई ऐसे लोग हैं जिनका छूटा हुआ। IAS व्यास जी का खुद आप लोगों ने देखा होगा छूटा है। कई एक घर में ही जो है उसमें 50 लोगों को जो है नाम डाल दिया गया। तो कई ऐसी गड़बड़ियाँ चुनाव आयोग की है जो हमारे पास है, वो भी गड़बड़ियाँ जो हम चुनाव आयोग को भेजेंगे और कोर्ट में भी अपने पक्ष को रखेंगे। तो सवाल के जवाब में सवाल पूछ लिया तेजस्वी यादव ने, ये नहीं बताया कि उनको क्या कहना है अपने पास 2 वोटर आई कार्ड होने कोई आरोप को लेकर के। और अभी तक की उनकी पार्टी का रिएक्शन या उनके रिएक्शन से ऐसा लग रहा है कि इसका जवाब खोजा जा रहा है अभी कि क्या बताएं, क्योंकि मामला क्रिमिनल हो अलग बात है कि भाई आपराधिक तरीके से किसी के पास 2 आई कार्ड किसी ने बनवा लिए, वो तो बहुत दूर की बात है। अगर किसी प्रक्रिया में चूक की वजह से भी 2 आई कार्ड बन गए, पहले आपका कहीं और किसी और पते पर था, फिर एक नए पते पर भी बन गया, तो भी ये एम्बैरेसिंग है कि बिहार में आरजेडी का नेता, इतनी बड़ी पार्टी का नेता, उसके पास 2 वोटर आई कार्ड है। समीर जी, देखिए, तेजस्वी यादव ने सोचा नहीं था कि वो जिस विषय पर पत्रकार लेकर चुनाव आयोग को एक्सपोज करने जा रहे हैं वो इतना बुरी तरीके से उनके ऊपर वापस पड़ने वाला है। 2 एपिक नंबर लेके, और चुनाव आयोग ने कहा कि भाई 2020 का चुनाव, 2015 का चुनाव आप इस एपिक नंबर पर लड़े हो और आप कौन सा एपिक नंबर पत्रकार वार्ता में दिखा रहे हो, इस तरह से तो आपका कार्ड है नहीं। आज तक उसका जवाब नहीं दे पाए। अब वो कह रहे हैं कि भाई चुनाव आयोग हमारे प्रश्नों का जवाब नहीं दे रहा, चुनाव आयोग में गड़बड़ी है। तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी ना, आप सुप्रीम कोर्ट में गए थे, सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं आपने सारे डॉक्यूमेंट्स रखे जहां आपको लगता है गड़बड़ी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट तो पूरे मामले की सुनवाई कर रहा था। इसी मैटर पर आपको लगता है उनके पास जवाब होगा इसका? बिल्कुल नहीं होगा जवाब। अगर जवाब होता तो वो इतने देर इंतजार नहीं करते, वो तुरंत पत्रकार वार्ता लेते और अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहते।
सोशल मीडिया पर वो कहते हैं, पार्टी के नेता और प्रवक्ता टीवी डिबेट पर इस बात को लिखते हैं। मुझे लग रहा है कि अब तेजस्वी यादव को समझ में नहीं रहा है कि इस मामले को कैसा फेस करे। चुनाव आयोग के पास अब मुझे लगता है कि पूरा अधिकार है, वो तेजस्वी यादव को बुला सकता है, इसमें एफआईआर दर्ज कर सकता है, नोटिस उन्होंने दिया है। ये मैं पूछ रहा था, इसमें कार्रवाई क्या हो सकती है? चुनाव आयोग के चुनाव आयोग पूछ सकता है कि आपने कार्ड कैसे बनवा लिया, आपने विड्रॉ क्यों नहीं किया, तमाम तरह की जानकारी चुनाव आयोग उनसे ले सकता है। अब ये देखना होगा कि चुनाव आयोग इस मामले को लेकर कितना आगे बढ़ता है। तेजस्वी यादव की समस्या है कि अब तेजस्वी यादव के पास कोई जवाब नहीं है, जब चुनाव आयोग ने पूरा उनका जवाब एक्सपोज कर दिया। अभी तो चुनाव आयोग ने इनसे वो कार्ड मांगा है कि वो कार्ड हमको दीजिए। नहीं, और यह भी पूछा है कि बना है, आपने विड्रॉ क्यों नहीं किया। 4 प्रश्न भी उन्होंने पूछे कि आपके पास ये कब से आया था, जबकि जो हमने आपको इपिक नंबर दिया उस इपिक नंबर पे आप 2015 का और 2020 का चुनाव लड़ चुके हो, तो यह इपिक नंबर आपने पत्रकार वार्ता में कहां से दिखाया, ये आपने कहां बनवाया। अगर आपके पास ये भी था तो 2015 और 2020 में जिस इपिक नंबर पर आप चुनाव लड़े हो, उसके बाद आपने इसको विड्रॉ क्यों नहीं किया, इसकी जानकारी आपने चुनाव आयोग को क्यों नहीं दी। 8 प्रश्न पूछे हैं और किसी में का जवाब आज तेजस्वी यादव देने की स्थिति में नहीं है। आज भी जब जवाब देने का मौका आया तो उन्होंने सवाल ही पूछा कि पहले इलेक्शन कमीशन हमारे सवालों के जवाब दे। यही बता रहा है, शायद उनके पास जवाब नहीं, क्योंकि मुझे लगता है यदि ये ऐसा मसला होता सीधा साधा सा तो पहले जवाब दे देते। और अभी भी ये सही बनता है कि वो पहले अपना जवाब देते कि भाई ये है, गलती भी है, वो कहे कि भाई मेरे पास ये है, ऐसा कोई डबल तो यूज़ किया नहीं है मैंने। कह दे इलेक्शन कमीशन को कि मैंने 2 बार तो यूज़ नहीं किया या 2 लोगों ने इसको यूज़ नहीं किया है, तो बता दे वहाँ पर। और फिर कहे कि भाई मैंने आपका जवाब दे दिया, आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। इसमें दूसरा बड़ा मैटर ये है जो और फंसा सकता है उनको कि चुनाव आयोग ये कह रहा है कि जो आपने हमें कार्ड दिखाया वो नंबर हमारे दस्तावेज में है ही नहीं। हाँ, तो वो बताए, उसका मतलब वो फेक है। तो वो फेक भी कहाँ से बना है, ये सब चीज़ें वो कहे कि भाई मैं इलेक्शन कमीशन बताएगा या मैं बताऊंगा क्या है। लेकिन मुझे लगता है उनको पहले अपनी बात रखकर कहना चाहिए था कि इसी जवाब। इसने क्या कहा था तेजस्वी यादव ने? तेजस्वी यादव ने कहा था कि इपिक नंबर RAB 2916120, इससे मैं चुनाव लड़ा हूं और ये मेरा इपिक नंबर दिख नहीं रहा है। फिर चुनाव आयोग ने कहा कि भाई RAB 045622228, इस इपिक नंबर से आप चुनाव लड़े। क्लियर हो जाएगा ना, यदि वो दोनों कार्ड आप देख रहे हैं स्क्रीन पर अपनी जी। नहीं, लेकिन वो तो उससे लड़े होंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। पिछला इलेक्शन का होगा, वो तो यूज हुआ होगा ना, कार्ड को यूज करने का तो रिकॉर्ड रहता ही है, उस कार्ड का इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ। वो तो नॉमिनेशन में, नॉमिनेशन में लिखा जाता है, लिखा जाता है ना, कार्ड नंबर लिखा जाता है, तो वो उसमें साफ हो वोटर जाएगा। हैं इस राज्य के तो कार्ड देना पड़ता है, तो उसमें नॉमिनेशन के पेपर में होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि नॉमिनेशन एक कार्ड से हो जाए और अब वोट किसी दूसरे कार्ड पर डाला। ऐसा हो नहीं सकता, मतलब संभव नहीं है। सौरभ, एक कहावत है, आ बैल मुझे मार, तो तेजस्वी साथ वो होगी। मतलब उन्होंने जल्दबाजी में बिना जांच किए, बिना परखे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो एपिक नंबर का मुद्दा उठा दिया और चुनाव आयोग ने तुरंत जांच की, उसमें पता लगा कि बात कुछ और है और अब वो उनके गले पड़ गई बात, उन्हीं के आरोप। तो ये सही है, अगर वो मुद्दा नहीं उठाते, बजाय अपना मुद्दा उठाने किसी और को उठाते, तो शायद ये बात सामने भी नहीं आती। सर बात बड़ी अजीब सी, गले नहीं उतरती वो, इसीलिए हम सब वोट डालते हैं। हम सब वोट डालते हैं। अब आप कोई अपना डॉक्यूमेंट जो है, जैसे आधार कार्ड हो गया या पैन कार्ड हो गया या वोटर आई कार्ड, कोई अपने पर्स में रखता है, वॉलेट में रखता है, कोई घर में रखता होगा, लेकिन सबको मालूम है कि ये मेरा एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और ये मैंने संभाल के रखा हुआ है। अगर किसी के पास 2 हैं तो वो दोनों संभाल के रखेगा, ऐसा होने नहीं चाहिए। दोनों संभाल के रखेगा, दोनों संभाल के रखेगा। लेकिन तेजस्वी यादव ने चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, तो इसका मतलब इससे ये भी लगता है शायद उनको मालूम ही नहीं था कि मेरे पास 2 आई कार्ड बने हुए हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है वो ये भी कहते हैं कि मेरे को जानकारी नहीं है, मैंने तो ये एक ही इस्तेमाल किया है या दोनों की है। स्वीकार करके माफी मांग देना। हाँ, वही कह रहा हूँ कि उसमें कोई ऐसी बोलो कि मेरे से गलती हो गई, या ये बोले कि भाई मैंने नहीं बनवाया ये। हाँ, मैंने नहीं बनवाया या मुझे मेरे अधिकारी ने दिया है, लेकिन पता कर रहा हूँ। फिर वही बात, फिर वोट तो पिछली बार दूसरा कार्ड दिखा के डाले, 2 चुनाव में 2020 में 2 चुनाव में जानकारी नहीं होगी। हो सकता है दोनों कार्ड उनके पास हों, क्योंकि दोनों कार्ड तो हैं ही उनके पास। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि उनके पास तो ये नंबर ही नहीं है, तो ये एक और अपने आप में घालमेल है कि अब खैर अब तेजस्वी जवाब दें और फिर चुनाव आयोग भी बताए भाई ये मिस्ट्री ना बन जाए। हाँ। ऐसी कोई अनसॉल्व्ड मिस्ट्री की क्या हुआ। आगे आपको बिहार की अगली खबर बता रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं और अब ये साफ लग रहा है कि नीतीश कुमार ने जितनी प्रतिज्ञाएं ले रखी थी पहले कि हम ऐसे शासन करेंगे और वैसे, अब चुनाव में वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। अब शिक्षक बहाली में डोमिसाइल पॉलिसी लागू होगी। मतलब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्स पर पोस्ट करके ये बताया है कि शिक्षक बहाली में हम डोमिसाइल पॉलिसी का ऐलान करेंगे। इसे बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार की प्रक्रिया से उन्होंने जोड़ा। उन्होंने कहा कि डोमिसाइल नीति को टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम 4 यानी TRE 4 से लागू किया जाएगा।
बिहार में शिक्षकों की 70,000 भर्तियां होनी है, उससे पहले डोमिसाइल की नीति लागू होगी। इसके लिए छात्र प्रदर्शन भी कर रहे थे। पहले आरजेडी और प्रशांत किशोर की पार्टी भी डोमिसाइल नीति को लागू करने की मांग कर रही थी। सीधा सीधा मतलब डोमिसाइल नीति लागू हो गई तो अब एग्जाम में बैठेंगे तो वही बिहार के ही जो डोमिसाइल प्राप्त लोग हैं वही लोग एलिजिबल होंगे। सिंपल। रिजर्वेशन क्या होगा ना, ऐसा नहीं हो सकता कि डोमिसाइल का मतलब 100% ये रिजर्वेशन ही हो गया। नहीं, मतलब वो 35% जैसे महिलाओं के लिए अभी उन्होंने किया था, तो कितना कर रहे हैं डोमिसाइल पॉलिसी में उन्होंने दे रखा होगा कि कितना रिजर्वेशन करना है। डोमिसाइल पॉलिसी का मतलब 100% तो नहीं कर सकते आप किसी सरकार के नौकरियों में, कितना पर है, कितना परसेंट करेंगे देखना 80% तक गुड़गांव हरियाणा वगैरह में किया था, क्योंकि महिलाओं में अभी उन्होंने 35% किया। एक बार जरा कुछ बयान सुन लेते हैं। जहाँ तक बात है, इस बात को तो हम लोगों ने पहले ही कहा था कि जो है लागू जो है हमारी सरकार आएगी तो करेंगे। और ये सरकार जो है, जो तेजस्वी कह रहा है वही ये सरकार जो है कर रही है। आप आने वाले दिनों में देखिएगा कि माई बहन मान योजना का भी ये लोग जो है कॉपी कर रहे हैं। तो इनका अपना कोई विजन और रोड मैप है नहीं। और डोमिसाइल की बात है तो लगातार ये लोग जो है 20 साल से रहे हैं और हम सब लोग चाहते थे कि बिहार के लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है रोजगार और नौकरी बिहार में मिले। क्या 20 वर्ष से सोई हुई सरकार, 20 वर्ष से वृद्धों का पेंशन, दिव्यांगों का, विधवाओं का पेंशन 400 रुपये से बढ़ाकर 410 रुपया नहीं किया। जन सुराज का डर है, जनता का डर है कि आज 400 से पेंशन बढ़कर 1100 हुआ। डोमिसाइल के लिए पिछले कई साल से लड़के संघर्ष कर रहे थे। ये जनता का डर है क्योंकि अब नीतीश सरकार ने देख लिया है कि जनता ने मन बना लिया इसको हटाने के लिए। तब आज जाने से पहले डोमिसाइल लागू कर रहे हैं, लोगों का मानदेय बढ़ा रहे हैं, लोगों का पेंशन बढ़ा रहे हैं। यही बात जन सुराज पिछले 3 साल से कह रही है। देखिए, जब बाकी नेता लोग कहने लगे कि ये तो हम मांग कर रहे थे, हमारा जैसे तेजस्वी यादव कहते हैं इनके पास अपना कोई विजन ही नहीं है, हमने जो बातें कही उसी को चुरा रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि काम तो उन्होंने जो किया वो सही किया, पसंद आने वाला किया, लोगों को पसंद आएगा। पर तो ये प्रॉब्लम है। हाँ सर, आपको डेटा भी दे रहे थे। 85% बिहार के सरकारी 85% डोमिसाइल होगा। बिहार सरकार में टोटल 5.65 लाख शिक्षक कार्यरत है, जिसमें से 83,000 बाहर दूसरे राज्यों से शिक्षक है। और कहा जा रहा है कि अब ये जो लागू होगा इसके बाद बिहार के जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको दिया जाएगा। और ये 85 to 90% इसको लागू करने का सरकार ने वैसे कहीं भी कोई सरकारी नौकरी निकलती है तो देश का कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है, लेकिन अगर 85 से 90% अगर बिहार के स्थानीय लोगों को कर दिया जाएगा तो मतलब बिहार से पलायन रुकने की जो है समस्या है उस पर एक अंकुश लगेगा। अब अगली खबर बिहार से पॉलिटिकल खबर यह है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की एक यात्रा होने वाली थी जो टल गई है। बिहार चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर इन दोनों नेताओं ने मोर्चा खोल रखा है। आपको याद है पीछे भी पिछले महीने इन्होंने एक बड़ी सभा की थी, थोड़ा मोर्चा सा निकाला था। 10 अगस्त से शुरू होने वाली वोट अधिकार यात्रा की डेट आगे बढ़ गई है। अब ये 17 अगस्त से शुरू होगी और इसके जरिए राहुल और तेजस्वी मतदाताओं के बीच जाएंगे। इस SIR ड्राइव में क्या गड़बड़ियां हो रही हैं ये उनको बताया जाएगा, उनको जागरूक किया जाएगा। अब सवाल यह है कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट खुद इसकी निगरानी भी कर रहा है, 12-13 अगस्त को सुनवाई भी होनी है, तो फिर इस यात्रा में वो नया क्या बोलेंगे? या ऐसा तो नहीं कि सुप्रीम कोर्ट की डेट की वजह से बाद में याद आया हो कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है तो उसके बाद ही करें हम? देखिए, 2-3 कारण हो सकते हैं। एक तो बिहार में इस समय जो बाढ़ की स्थिति है वो भी एक कारण हो सकता है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट वाला आप बता ही रहे हैं। तीसरा, शिबू सोरेन का जो अभी मृत्यु हुई है और हो सकता है वहाँ जो कार्यक्रम है उसमें राहुल गांधी ये लोग तेजस्वी जाएं क्योंकि वो इंडिया गठबंधन के अहम हिस्सा है GMM। ये 3-4 कारणों में ये तो वो आज से तो नहीं होनी थी सर, वैसे तो आज तो कार्यक्रम होंगे ना उनके। एक बड़ा कारण है उसके पीछे सर, तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी यात्रा के पहले कांग्रेस सीटों के बंटवारे पर हमसे सहमति कर ले। हमने जो कृष्णा अल्लवारू को जो प्रस्ताव दिया है सीटों को लेकर बिहार के अंदर, कांग्रेस अपने उस पर रुख साफ करे। 17 तक हो जाएगा बंटवारा सीटों का, 17 अगस्त तक के बंटवारा हो जाएगा। सहमति हो जाएगी कि हम 25 सीटों पर लड़ रहे हैं, 30 सीटों पे, सीटों तो बाद में बटेंगी ना। कांग्रेस की जो जिद है कि हमें कम से कम 90 सीटें चाहिए, सीटों का एक आंकड़ा बता दिया गया कि आपको इतने सीटें दी जाएगी। 17 अगस्त तक सहमति हो पाएगी। सहमति सीटों के आंकड़े में सहमति बनेगी। अब हाउस भी चल रहा है, ये भी कारण हो सकता है। इनके बैठ के हुई थी कृष्णा अल्लवारू ने जो कहा था सीटों को लेकर
तेजस्वी यादव का कहना है कि भाई सीटों में सहमति बन जाए, जी, सीटें किसको क्या मिलेगी, ये बात की बात है। ये बैठ के चलती रहती है, चिराग पासवान कुछ बोल रहे हैं, तेजस्वी कुछ बोल रहे हैं, और गठबंधन भी चलते रहते हैं। ये सीटों पर फैसला, बंटवारा, सहमति सब चुनाव जब नजदीक आ जाएंगे तभी होगा। इतनी जल्दी कोई सहमति नहीं वजह जो भी हो, लेकिन अब ये है कि यही जोड़ी आपको दिखाई देगी बार बार लगातार बिहार में, तेजस्वी और राहुल गांधी बार बार लगातार तेज धार। ऐसा मानकर चलिए, अब पता नहीं अब अगली रैली में कन्हैया नहीं, कुमार ऐसा और मानकर पप्पू यादव चलिए होंगे कि नहीं होंगे? होंगे पप्पू यादव और कन्हैया कुमार। नहीं, कन्हैया कुमार कांग्रेस के साथ होगा कि भाई क्या क्या करना माले है के नेता भी इसकी वजह से तो नहीं पोस्टपोन हुई। दीपांकर भट्टाचार्य रहेंगे। माले भी इनका एक अच्छा सहयोगी है। देखिए, माले एक ऐसा जो है, उसका हर विधानसभा क्षेत्र में 5,000 से लेके 15,000 20,000 वोट है। जहां उनका गढ़ है वहां तो लड़ते ही चुनाव, लेकिन हर विधानसभा क्षेत्र में उनका इतना 2 लोकसभा सीट जीती है सर इस बार तो। अच्छा, आपको मैं किसी को आ रहा अब है? एक ऐसी खबर बताने जा रहा हूं जिसमें हमारी देश की 2 महिला नेताएं वो आमने सामने आ गई हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए प्रधानमंत्री मोदी की खूब तारीफ की और उन्होंने कहा कि विपक्ष राष्ट्र विरोधी ताकतों से प्यार करता है, भारत से नहीं करता। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने ये बातें दिल्ली विधानसभा में ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव पर बहस के दौरान की। रेखा गुप्ता ने ऑपरेशन सिंदूर पर इस बीच समाजवादी पार्टी की जो सांसद हैं, मशहूर अभिनेत्री जया बच्चन, उनके एक बयान पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जया बच्चन ने संसद में जो कुछ कहा था वो अपमानजनक है और बात दरअसल ये थी कि जब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा चल रही थी पार्लियामेंट के अंदर, तो जया जी ने खड़े होकर के ये प्रश्न उठाया था कि आपने इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर क्यों रखा, क्योंकि सिंदूर तो उजड़ गया था। जिन महिलाओं के पति वहां मारे गए आतंकवादियों के हमले में, उनका तो मांग का सिंदूर उजड़ गया था, तो इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर जमता नहीं, ठीक नहीं है, ये सवाल उन्होंने उठाया था। उसका जवाब देते हुए एक तंज में और एक फिल्मी लाइन में इन्होंने कहा है रेखा गुप्ता जी ने कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो। जया बच्चन जी वरिष्ठ सांसद हैं, बात करती हैं कि काल्पनिक लगती है ये सारी घटना। मैं उन्हें बताना चाहती हूँ आज इस सदन के माध्यम से, अभिनय की कला अलग है और संसद की गरिमा अलग है। उनके द्वारा कहे हुए ये शब्द सीधा सीधा सेनाओं का अपमान है जब वो कहती हैं कि एक पूरा का पूरा दृश्य काल्पनिक लगता है। मैं कहना चाहती हूँ कि वो सैनिक जो अपनी जान हथेली पे लेकर के सरहदों पे लड़ते हैं, वो उन्हें काल्पनिक लगता है। वो कहती हैं इसका नाम सिंदूर क्यों रखा गया। मैं उनको उनकी ही फिल्मी भाषा में बताना चाहती हूँ कि एक चुटकी सिंदूर की औकात आप क्या जाने जया मैडम, आपको नहीं मालूम कि इसकी वैल्यू क्या है, इसका आधार क्या है, इसका सम्मान क्या है। आप तो फिल्मी हस्ती हैं, फिल्मों के अंदर की दुनिया जानती हैं, उसके बाहर आपको कुछ नहीं पता, क्योंकि तुम्हारी राजनीति तो केवल आरोपों से चलती है और मोदी जी की साख जनता के भरोसे पे। सर, मुझे बोलते हुए अजीब सा लगता है, क्योंकि जो कुछ भी हुआ मुझे इट लुक्स लाइक फिक्शन टू मी। यू कैन रीड इट इन बुक्स, यू सी इट ऑन द स्क्रीन, कि इस तरह से लोग आए, इतने लोगों को मार दिया, कुछ हुआ नहीं। इट्स रियली सर, एक तो मैं आप लोगों को बधाई दूंगी कि आपने ऐसे लेखकों को रखा हुआ है जो बड़े बड़े नाम देते हैं। ये नाम सिंदूर दिया क्यों? सिंदूर तो उजड़ गया लोगों का, जो मारे गए। ये अब जया जी की ये रेखा गुप्ता जी का बयान जो है पहुंचेगा जरूर जया बच्चन के पास, और ये यकीन रखिए कि वो चुप नहीं बैठेंगी, इसमें कोई शक नहीं। और क्योंकि उन्होंने ये और कह दिया है कि आप तो फिल्मी दुनिया में रहने वाली लोग हैं, मैं फिल्म की लाइन से आपको जवाब देती हूँ, ये बातें उनको और चुपती हैं कि भाई बहुत टची है वो। अब फिल्म इंडस्ट्री को लेकर कोई भी बात अगर कह दी जाती है। उसे संजय सिंह जब बोल रहे थे तो उन्होंने तुरंत बोला, संजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री जी को फिल्मी सितारों से मिलने का समय है, इस तरह की बात कही तो तुरंत उन्होंने जया जी ने टोका। और घनश्याम तिवारी जी चेयर पर थे, उन्होंने कहा जया जी को एतराज है, तो उन्होंने पूछा क्या एतराज है, उन्होंने कहा कि आपने जो फिल्मी सितारों का जिक्र किया बड़े डेरोगेटरी अंदाज में किया है, तो ठीक नहीं है। और संजय सिंह ने फिर उसको अब लेकिन ये रेखा जी का जवाब बनता था क्या उनके? लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि रेखा जी के लिए कि पार्लियामेंट्री प्रोसेस में और पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है हमारा, उसमें तो ये अलाउ नहीं है
कि जो आदमी हाउस आपके में हाउस नहीं में नहीं है उसका नाम आप लें और वो तो दूसरे हाउस मुख्यमंत्री की है। चर्चा आप करें। हाँ, दूसरे हाउस मतलब नहीं, दूसरे हाउस नहीं, दूसरे हाउस की चर्चा का मतलब ही वो है कि आप उस आदमी का नाम नहीं ले सकते जो आपका जवाब उस हाउस में नहीं दे सकता। तो यदि उनको चर्चा भी करनी थी तो कह देते कि भाई ऐसी चर्चा हो रही थी कि हाउस में। नहीं तो आज अगर वो चाहे तो केजरीवाल जी पे नहीं बोल सकती? केजरीवाल जी पर तो बोल सकते हैं। केजरीवाल जी के लिए तो वहां पर बैठे हुए लोग, केजरीवाल जी भी आज हाउस के मेंबर नहीं है, इसलिए मैंने नाम पूछा। लेकर नहीं बोल सकती। अच्छा। नॉर्मली ये पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस में है कि नाम लेकर नहीं बोला। अच्छा, ये तो चलिए एक टेक्निकलिटी हो गई। मैं वैसे पूछ रहा हूँ, जो जया जी का स्टेटमेंट था उस पर आपको लगता है कि इनका जो जवाब आना चाहिए वो था, अच्छा जवाब बनता है, था? पॉलिटिकल जवाब है, ठीक है, वो सटीक जवाब है, उसमें कोई मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी है और वो ठीक से जवाब उन्होंने उनको दिया है जया जी को। तंज भी है, तंज ही है वो, और कुछ ऐसा नहीं है, तो उसमें कोई परेशानी नहीं। लेकिन मैं तो हैरान हूँ, अभी तो ये सरकार पार्लियामेंट में भी डिस्कस नहीं करना चाहती थी ऑपरेशन सिंदूर, विधानसभा में भी कर रहे हैं आप। ठीक है, विधानसभा जिनकी है वो चर्चा वहाँ कर रहे हैं। लेकिन आपने अच्छा शुरुआत में इस पर मैं आऊँगा समीर जी के पास, लेकिन आपने शुरुआत में देखा एक टिप्पणी जो प्रियंका गांधी वाड्रा ने की थी आज सुबह कि हाउस नहीं चल रहा, ये तो बड़ी दुर्बल सरकार है। दुर्बलता का निशान, ये दुर्बलता की निशानी है कि आप सदन ही नहीं चला पा रहे हैं, तो और काम आप क्या करेंगे। फिर उन्होंने ये कहा कि भाई ऑपरेशन सिंदूर पर हम मांग रहे थे, आपने पहले अलाउ नहीं किया डिस्कशन, फिर आप मान गए तो डिस्कशन हो गया, बात खत्म हो गई। ऐसे ही हम अब ये SIR पर डिस्कशन मांग रहे हैं, आप उसके लिए भी नहीं तैयार हो रहे हैं। क्या दिक्कत है अगर डिस्कशन करा दें तो? देखिए, संसद सरकार तो चाह रही है कि पार्लियामेंट चले, विपक्ष किस तरीके से होल्ला कर रहा है लोकसभा में और राज्यसभा के अंदर, तो क्या प्रियंका गांधी ये चाहती है कि भैया सरकार दुर्बल है तो सरकार फिर अपने अधिकार का इस्तेमाल करे, मार्शल को बुलाए और जो उधम कर रहे हैं, जो वेल के अंदर आ रहे सारे सांसदों को बाहर कर दे और सरकार फिर अपने आराम से जब बात करें मांग का जवाब धमकी नहीं, वो कहीं चला नहीं पा रही सरकार। तो सरकार तो अभी लोग आपकी पूरी बातों को सम्मान कर रही है, आप नहीं चलने दे रहे और सरकार एडजॉर्न कर रही है। सरकार अगर चाहेगी तो सरकार को बिल्कुल समय नहीं लगेगा। उत्तरकाशी के धराली गांव में बादल फटने की घटना हुई है। बादल फटने से गांव में पहाड़ का पूरा मलबा आ गया है और भारी नुकसान हुआ है। उत्तरकाशी का धराली गांव, यहां की कुछ तस्वीरें भी आई हैं। ये उत्तरकाशी की तस्वीर है, देखिए घाटी में मकान बने हुए हैं और बादल फटता है, यानी तेज बरसात, तेज पानी आता है और फिर वो जो रिहायशी इलाके हैं, जो घर बने हुए हैं, उनके बीच से होकर के नुकसान करता हुआ गुजरता है और कई घर के घर बह गए, इसमें हमें ये बताया जा रहा है। और बड़ी दुर्घटना ये हुई है उत्तरकाशी में। आप देखिए, पहले दिखते हैं घर बने हुए हैं नदी के किनारे, पहाड़ों की कुछ ऊंचाई पर भी, लेकिन सैलाब इतना जबरदस्त आया मलबा लेकर के अपने साथ कि घर के घर वो बहा ले गया। उफ, तो पूरा गांव बहुत बादल बड़ी हानि हुई है, गांव पूरा का पूरा ध्वस्त। ये देखिए, अब आप थोड़ा और नजदीक से इस तस्वीर को ये देखिए। अच्छा, घर वो हो पूरे के पूरे घर ढह गए हैं, इतना वेग था इसमें। और ये कोई ऐसा कोई छोटा मोटा गांव भी नजर नहीं आ रहा है, काफी मकान बने हुए हैं, कस्बा जैसा लग रहा है छोटा जी। और आप देखिए, बिल्कुल वो मकान ही नहीं जो केवल जो बिल्कुल रिवर साइड पर बने हैं, नदी के किनारे, थोड़े ऊपरी इलाकों में भी जो मकान थे वो भी बह गए। सौरभ, अभी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की थी हिमाचल प्रदेश को लेकर के, जो पूरे हिमालय क्षेत्र पर लागू होती है जी। और लेकिन ये तस्वीर तो खौफ से भर देने वाली है। खौफ वाली। और ये ऐसे हादसे होते हैं जिसमें कोई प्री वार्निंग नहीं होती। बादल फटा कहीं ऊपर पहाड़ों में, फिर वो वहां से कितना पानी लेकर के अपने साथ नीचे मलबा, मट्टी, पेड़ के मोटे मोटे तने आ जाते हैं। और अभी इस पे दिख रहा है पहाड़ का भी हिस्सा आ जाता है उसमें, पहाड़ चट्टानें टूटकर और लैंडस्लाइड भी होता है, लेकिन बहुत जबरदस्त नुकसान होता हुआ दिख रहा है इसके अंदर। ये गांव नहीं, छोटा कस्बा लग रहा है। तो ये धराली इलाका है उत्तरकाशी का, वहां पर यह हादसा हुआ है। कितना पानी आया देखिए जरा, वेग कितना तेज है, उसका प्रवाह कितना तेज है। प्रलय जैसे शब्द ऐसी घटनाओं के लिए बने हैं शायद। ये इनके लिए तो प्रलय ही थी। प्रलय है ये, जिन लोगों के वहां घर थे, प्रलय है। अब बस
आपदा जैसे आप प्राकृतिक आपदा जैसे ये उम्मीद करें कि इसमें जनहानि कम से कम हुई हो। हमारे साथ फोन पर हमारे सहयोगी हिमांशु कुशवाहा जुड़ गए उत्तरकाशी से। हिमांशु, अभी तक का क्या अपडेट है इस हादसे पर? सौरभ, मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड में पिछले 3-4 दिन से लगातार भारी से भारी बारिश का अलर्ट भी जारी था और लगातार बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से आपने देखा जो है कि ये विजुअल दिखाई दे रहा था कि ऊपर से पहाड़ों से ये मलबा आया है, तो काफी जो बारिश की वजह से और जो आसपास जो आबादी थी तो देखने से लग रहा है कि काफी हानि हुई होगी। लेकिन वहां पे अभी पूरा जिला प्रशासन, SDRF वगैरह, वहां पे NDRF की भी टीम पहुंच रही है और वहां पे पूरा जो है राहत और बचाव कार्य पे लगा हुआ है। लेकिन देखने से लग रहा है कि वहां पे हम बस ये उम्मीद कर सकते हैं कि उसमें कम से कम जनहानि हो। ये क्या एरिया आपने बताया? धराली इलाका? ये धराली है, ये उत्तरकाशी से करीब 78 किलोमीटर दूर पड़ता है। ये हरसिल एक जगह है जो पर्यटक स्थल है, ये पर्यटक स्थल के पास की जगह है धराली। बेसिकली एक मार्केट है छोटी सी और इस मार्केट में ही ये पूरा प्रकृति का कहर टूटा है। जी सौरभ। और कब की घटना है हिमांशु? ये अभी कुछ देर पहले की घटना है, करीब 1 घंटा पहले की बताई जा रही है। तो ये मतलब आज तो नॉर्मल दिन था सब लोगों के लिए, मतलब गांव के निवासी, बाजार, सब कुछ सामान्य रहा होगा आज तो? मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड में कई जिलों में आज करीब 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग द्वारा दिया गया था, जिसकी वजह से कई जिलों में आज स्कूल भी बंद किए गए थे। तो जिसको देखते हुए लग रहा था कि और पूरे मुख्यमंत्री की तरफ से भी बकायदा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी, आपदा सचिव के द्वारा भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी और बकायदा जो नदी के किनारे जो लोग रह रहे थे उनको जगह जगह से हटाने का प्रयास किया, जहां लग रहा था कि अगर कोई कैजुअलिटी हो सकती है। लेकिन ये जो मार्केट है यहाँ पे उम्मीद नहीं थी क्योंकि लगातार बारिश हो रही थी, लेकिन अभी तक वहां पे कोई मलबा सा नहीं हुआ था, कुछ भी ऐसा नहीं, हम कहें निशान नहीं था, ऐसा दिख रहा था कि कुछ ऐसी घटना बड़ी हो सकती है। ये कह सकते हैं कि ये जो काफी, या तो पानी ऊपर 3 दिन से जो बरसात हो रही थी रुका हुआ होगा, जिस वजह से ये काफी वो बांध सा जो बना होगा वो तोड़ के पूरा निकला है। तो देखने में लग रहा है कि काफी बड़ा मलबा सा एक आया हुआ है। ये जो 2013 में आपदा आई थी, कहीं ना कहीं उसकी याद दिला रहा है। जी बिल्कुल, मतलब ये कोई सामान्य घटना नहीं है, इतना पानी आना, इतना मलबा आ जाना। ठीक आपने कहा, कहीं पहाड़ों में और ऊपर जो है पानी कहीं ठहरा हुआ था जो अचानक से बह निकला है, या बादल फटने की घटना हुई है। अगर अभी फिलहाल वहां मौके पर क्या सिचुएशन है, इसके बारे में किसी से बात हो पाई आपकी? प्रयास कर रहे थे, डीएम भी वहीं पे है, पूरा प्रशासन वहीं पे है, किसी से भी हमारी बात नहीं हो पाई है। डीएम के जो पीए हैं उनसे, राजेश तन्यूली जी, उनसे जो बात हुई पता चला कि सारे लोग वहीं पे बचाव राहत कार्य में लगे हुए हैं, तो किसी को फोन उठ नहीं रहा है, इसी से बात नहीं हो पा रही है। तो ये हर्षिल आपने बताया काफी ऊंचाई पर है उत्तरकाशी में, उसके उस बहुत मशहूर टूरिस्ट जगह है, उसके पास ये धराली इलाका है। तो यहाँ अगर मदद पहुंचानी है तो कहाँ से मदद, सबसे नजदीक मदद कहाँ से पहुंचेगी? देखिए हरसिल से भी और बाकायदा वहाँ पे SDRF की टीम पहुंच चुकी है, SDRF भी पहुंच रही है। उसके अलावा यहाँ पे इन घटनाओं को देखते हुए यहाँ पे ये भी कि हेलीकॉप्टर की भी जो सेवा है उसकी भी ली जाए, मतलब हेलीकॉप्टर भी वहाँ पे प्रशासन द्वारा पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है कि जिससे ज्यादा से ज्यादा बचाव कार्य किया जा सके। ठीक, हिमांशु आप थोड़ा समय लेकर के जरा और इन्फॉर्मेशन लीजिए, कुछ लोगों से बात कीजिए और फिर जुड़िए हमारे साथ आप। तस्वीरें लेकिन वाकई खौफजदा करने वाली तस्वीरें हैं। उत्तरकाशी में अभी तक जो हमें पता चल रहा है, बादल फटने की घटना हुई है और उसके बाद एक सैलाब बनकर के पानी आया अपने साथ बहुत सारा मलबा लेकर के, और वो ये धराली इलाका है, हिमांशु अभी बता रहे थे, नदी किनारे मार्केट बनी हुई है और उस मार्केट में खास तौर पर इसकी वजह से नुकसान पहुंचा है। दूसरी बात जो उन्होंने बताई वो और ज़्यादा परेशान करने वाली है कि उन्होंने कहा स्कूलों की छुट्टी थी, कर दी गई थी बारिश की वजह से, तो घर पर रहे होंगे ज़्यादातर लोग आज के दिन जो है। और आप देख ही रहे हैं कि वहाँ जो इमारतें बनी हुई थी या मकान बने हुए थे, दुकानें थी, उनका क्या हाल हुआ है। एक साइड तो पूरा ही लेकर अपने साथ बहता हुआ चला गया ये सैलाब। बहुत विचलित करने वाली तस्वीरें आ रही है, मतलब, और जिस तरीके से बड़ा कस्बा दिख रहा है, ऐसा नहीं कि 2-4 मकान है, पूरा बड़ा
कस्बा नजर आ रहा है, जिस वेग के साथ मतलब पानी आ रहा है, 4-5 मंजिला बिल्डिंग भी है उसमें और वो बहती हुई दिख रही है। बहती हुई दिख रही है। मतलब गाड़ी तो पता नहीं पड़ा है, 4 व्हीलर कहाँ गया होगा, घर बह गए, लोग कितना नुकसान हुआ है, जब सरकारी आंकड़ा आएगा तब पता पड़ेगा। लेकिन निश्चित रूप से एक बहुत मतलब एक विचलित करने वाली तस्वीर है। लेकिन ये बात भी, जब पहाड़ी के समय में इतना पानी का अलर्ट रहता है तो ये कैसे टाउन प्लानिंग होती है कि वहाँ पर ऐसे बड़े आप घर बनाने की अनुमति मिल जाती है। कई जगह इंक्रोचमेंट हो जाता है, जहाँ अनुमति नहीं है वहाँ भी बना दिए जाते हैं। वो फिर इस तरीके से जब घटना घटती है तो उसका भुगतान लोगों को भुगतना पड़ता है अपनी जान माल का नुकसान करके। अभी जो है सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल को लेकर जो टिप्पणी की थी कि हिमाचल का अस्तित्व ही नहीं बचेगा, जिस तरह का विकास के नाम पर होटल, तो वो खाली हिमाचल प्रदेश पर नहीं है, वो टिप्पणी पूरे हिमालय क्षेत्र पर है। क्योंकि जिस तरह से हिमालय क्षेत्र को लेकर के वहाँ विकास के नाम पर जो तथाकथित विकास के नाम पर जो विनाश हो रहा है प्रकृति का, टूरिज्म होता है, लोग जाते हैं तो लोग कहीं पर भी गेस्ट हाउस बना देते हैं। अब आप पहाड़ों पर पहले छोटे छोटे गाँव दिखते थे और जंगल दिखता था, अब पहाड़ों पर आपको जंगल छोटे दिखते हैं और बस्तियां ज्यादा दिखती हैं। देखिए सर, कुछ तस्वीरें आई हैं और ये उस जगह की तस्वीरें जहां से सैलाब होके गुजरा है। तो इसमें आप देखेंगे मलबा जो है वो पड़ा हुआ दिखाई देगा, इमारतों का कुछ हिस्सा जो है वो मलबे में दबा हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ बिल्डिंग दिखाई दे रही है। पहला तल तो कई इमारतों का दिख रहा है जो बिल्कुल सैलाब ने भर दिया है, जिसमें सैलाब आ गया पूरे पहली मंजिल तक। तो ये कुछ तस्वीरें आई हैं, ये वो तब की तस्वीर जब इम्पैक्ट हुआ इस सैलाब का, जब ये गांव कहिए बाजार कहिए इस पर ये सैलाब टूटा आकर के। और फिर दूसरी तस्वीर उसके बाद की है, लेकिन बहुत ज्यादा दिल दुखाने वाली घटना है ये। मामा चलेगा सेफ जगह, मंदिर मैं आपको एक बार इस सारी घटना के आप जितने वीडियो आए हैं वो एक बार पूरी आवाज के साथ सुना रहा हूँ, सुना दीजिए सर। खत्म हो गया, खत्म। जल्दी करिए, चल बना दीपू मामा के लिए फोन करना, मामा चलेगा चिल्लाने फोन कर, मामा के लिए फोन वो मामा चलेगा सेम जगह अरे बह गया, ये मेरी माँ छोटे मामा चलेगा सेफ जगह, सेफ है मंदिर अरे बह गया, ये मेरी माँ छोटे ये देखिए 2 तस्वीरें और पूरा गांव बह गया इसमें, और ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, वो जैसे खेल खिलौने में बच्चे इस्तेमाल करते हैं वैसे घर, वैसे पानी अपने साथ बहा कर ले गया है। ताश के पत्तों का जो घर बनता है जैसे बह जाता है। उत्तरकाशी का धराली गांव, जहां पर आसमान आफत बनकर के टूटा, और देखिए कैसे पानी इतनी फोर्स के साथ आया और इतना नुकसान हुआ। ये गंगोत्री से पहले हर्षिल पड़ता है एक इलाका, एक बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है, वहां पर धराली मार्केट एरिया है, ये मार्केट होटल एरिया, बाजार हैं, होटल बने हुए हैं क्योंकि हर्षिल पास में है। और आप देख रहे हैं बड़ी ऊंचाई पर और एक अच्छी टूरिस्ट स्पॉट की तरह इसको भी डेवलप किया हुआ लग रहा है। तो यहाँ होटल वगैरह भी बने हुए थे, बाजार बने हुए थे। अचानक पहाड़ी नाले में बहुत तेज बहाव के साथ पानी आया और इसकी वजह से आसपास मौजूद घर, होटल, इनको बहुत नुकसान पहुंचा। कई इमारतें तो पूरी तरीके से बह गई। प्रशासन से अभी तक जो हमें जानकारी मिल रही है, घायलों का, लापता लोगों का अभी कोई आंकड़ा नहीं आया है। जिस तरीके से इतना पानी आया है उसे देखकर प्रशासन को ऐसा लगता है कि ये बादल फटने के बाद ही मुमकिन है कि इतना पानी एक साथ आ जाए। फिलहाल एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना, स्थानीय प्रशासन, सब कुछ टीमें वहां पहुंच गई हैं, हमें बताया गया है एसडीआरएफ की, और बाकी जो
लोग हैं वहाँ पर पहुँच रहे हैं रेस्क्यू के काम में तेज़ी लाने के लिए। कितना तेज़ बहाव था अपन देख ही रहे हैं तस्वीरों में। अब कितने लोग इससे लापता हुए हैं, कितने लोग बह गए हैं, ये सब अभी जानकारी आना बाकी है। और आप आवाज़ सुन रहे हैं पीछे, जिन लोगों ने ये वीडियो बनाया वो लोग तो काफ़ी ऊंचाई पर हैं, लेकिन उनकी आवाज़ में भी आप वो दहशत महसूस कर सकते हैं। मामा चले गए सेफ जगह, सेफ है, सेफ है मंदिर। मेरे बाप में बोलने लगे कि फोन कर क्या वही को अपना खत्म हो गया, खत्म। जल्दी चल केदारनाथ चल वाला मामा के लिए फोन करना, फोन कर। पीछे से आपने सुना ना सर, व्यक्ति कह रहा है खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। जाहिर है उनका घर, उनका परिवार में क्या स्थिति होगी। हर्षिल के पास वैसे सेना के भी इंस्टॉलेशन हैं। पहाड़ में उत्तराखंड में कुमाऊं गढ़वाल दोनों जगह सेना के जो इंस्टॉलेशन हैं वो कई जगह हैं। उम्मीद कर सकते हैं वहाँ जल्द मदद पहुंच बिल्कुल, क्योंकि वो ये वहाँ पर आपको जगह जगह आप जाइए तो आपको सेना के ठिकाने मिलेंगे। कैंट वहाँ जो है रानीखेत का कैंट है, वो उत्तरकाशी का है, जो काफ़ी रानीखेत तो काफ़ी अभी जैसे हमें हिमांशु भी बता रहे थे हमारे साथी कि बारिश की वजह से वहाँ पर एक तो जगह जगह पर SDRF की टुकड़ियाँ तैनात थी, पहले से ही तैनात थी, क्योंकि ये सीजन ऐसा है कि वहाँ लैंडस्लाइड और इस तरह की बादल फटने की घटनाएं एक तरह से अक्सर होती रहती हैं पहाड़ों पर। तो पहले से ही सरकारें जो है सावधानी बरतते हुए पहले से ही वहाँ पर ऐसी व्यवस्था कर दी जाती है, कोई आपात स्थिति हो तो तुरंत सहायता पहुँचाई जा सके। और इसीलिए आप देखिएगा इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट जी जुड़ गए हैं। भट्ट जी, बहुत तस्वीरें तो बहुत ज़्यादा दहला देने वाली हैं ये। कोई भी सूचना आपको मिली हो इस इलाके से जहाँ ये घटना हुई है? बात करेंगे उनसे दोबारा। अभी आप फिलहाल देखिए इन तस्वीरों में जो दिख रहा है, एक पानी आता है तो एक तरफ का जो उसका आप कह सकते हैं बैंक है उसको पूरा तोड़ते हुए वो जहाँ मकान दुकान घर सब बने हुए हैं, एक तरफ तो उसको पूरा बहा के ले जाता है, दूसरी तरफ भी कुछ क्षति हुई है। इसमें एक चीज़ आप देखिए कि पानी जो आ रहा है तो जितने मकान इतने किनारे बना दिए गए हैं, पहले मकान इतने नहीं बनते थे तो जगह पानी को मिल जाती थी फ्लो की। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि इतना ज़्यादा नदियों और नालों के ऊपर अतिक्रमण हो जाता है कि उसके बाद केदारनाथ आपदा में क्या हुआ था, केदारनाथ की जब आपदा आई तभी तो बादल ही फटा था, और उसके बाद वहाँ कितनी तबाही हुई थी 2013 में। वही स्थिति है कि जो नाले और नदियाँ इसीलिए पहाड़ों में बने होते हैं, नीचे पानी पाया जाता है। लेकिन आप देखिएगा अब पूरे पहाड़ में कहीं भी जाइए आपको उनके किनारे इतना ज़्यादा अतिक्रमण हो गया है। जी, एक बार फिर अजय भट्ट जी जुड़े हैं, एक बार उनसे। सर, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली हो, क्योंकि तस्वीरें तो बता रही हैं काफ़ी नुकसान हुआ होगा वहाँ धराली में। हाँ, धराली पर जो हमारे गंगोत्री मार्ग पर है, अभी पहाड़ खिसकने की बात तो आई है, कोई कहता बादल फट गया है। एग्जैक्ट अभी थोड़ी देर में न्यूज आएगी, और वहाँ हमारी जो बचाव की टीमें हैं वो तो पहुँच गई हैं। थोड़ा टेलीफोन की कनेक्टिविटी भी वहाँ पर कम है, लेकिन जान माल के खतरे का अभी तक कोई ऐसा फिगर या कोई बातें साफ नहीं आई जी। और बचाव कार्य NDRF, SDRF, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सारे लोग वहाँ पर पहुँच गए हैं। बचाव कार्य प्रारंभ हो गया है, ऐसी जानकारी आई है। मतलब ये तो आप एक अच्छी राहत की बात बता रहे हैं कि रिलीफ वर्क शुरू हो गया भट्ट साहब। जी हाँ, रिलीफ वर्क शुरू हो गया है। लेकिन सर, ये तो मतलब जो तस्वीर में दिखता है कि नदी किनारे बहुत सारी वहाँ पर मकान और घर होटल वगैरह बने हुए थे, और एक तरफ तो जैसे बिल्कुल बहा कर ले गया है। मतलब हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम नुकसान हो, लेकिन तस्वीरें जो दिखाती हैं वो बहुत बड़े डैमेज की तरफ इशारा कर रही हैं। हाँ, वही तस्वीरें हम भी देख रहे हैं, लेकिन ऑथेंटिक अभी थोड़ी देर में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पहुँच रहा है। वास्तविकता क्या है तब पता लगेगा। हम सब चिंता में हैं, हम सबको दुख है, कष्ट है कि कोई ऐसी अमानत में ख़यानत या और चीज़ ना हो, प्रभु से प्रार्थना है।
बहुत शुक्रिया भट्ट साहब हमसे बात करने के लिए। अजय भट्ट, केंद्रीय मंत्री, उन्होंने बताया कि रिलीफ वर्क जो है वहाँ शुरू हो चुका है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना, स्थानीय प्रशासन सभी लोग जो हैं वहाँ पर पहुँच रहे हैं या पहुँच चुके हैं। और जो हम आपको ये बता रहे थे कि ये जो इस जगह लोकेशन जो है उत्तरकाशी में, इसका कोई बहुत दूर दुर्गम स्थल हो जहाँ आसपास पहुँचना बड़ा मुश्किल हो, ऐसा नहीं है। कम से कम इस जगह के बारे में जो अभी तक पता चल रहा है कि यहाँ मदद नज़दीक से पहुँच सकती है। हर्षिल एक बड़ा केंद्र है, वहाँ से भी यहाँ पर मदद जो है शीघ्र पहुँचेगी, ऐसी उम्मीद करते हैं। एसडीआरएफ की टीम वहाँ पहुँची है, ऐसा हमारे रिपोर्टर भी थोड़ी देर पहले बता रहे थे। लेकिन तस्वीरों में भी, क्योंकि ये जिन्होंने भी तस्वीरें बनाई हैं दूर से, ऊंचाई से बनाई हैं, एक्चुअल ग्राउंड पर खास तौर पर जब कहीं ऐसा नेचुरल डिजास्टर होता है उसका इम्पैक्ट आपको ग्राउंड पर खड़े होकर ही पता लगता है, दूर से अंदाजा भी नहीं लग सकता। एकदम अचानक से दिन के समय इतने तेज बहाव का पानी आना, एकदम बादल फट के आना, तो निश्चित रूप से एक बड़ी जान माल हानि की आशंका उत्पन्न हो रही है। ईश्वर करे कम से कम जान माल का नुकसान हो, और जो घायल हुए हैं उनको तत्काल मेडिकल फैसिलिटी मिले। हालांकि तत्काल वहाँ पर एसडीआरएफ और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पहुँच गया, मतलब घटना के 45-50 मिनट्स में वहाँ पहुँचना ये एक अच्छी खबर है कि तत्काल वहाँ पर व्यवस्था हो गई है। लेकिन एक अकस्मात इस तरीके से जो होता है तो उसमें जान माल होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। अभी देखना होगा कि वहाँ पर किस तरीके से व्यवस्था थी, वहाँ क्या इंक्रोचमेंट करके घर बनाया गया था, वहाँ अनुमति थी नहीं थी। और बारिश के समय में तो ये हमेशा संभावना बनी रहती है कि कहीं ना कहीं बादल फटेगा, कहीं पानी आएगा। प्रशासन भी अलर्ट रहता है, लोग भी इस समय अलर्ट रहते हैं। लेकिन इतना बड़ा जल का सैलाब इस तरह के बादल फट के आएगा, यह उम्मीद कोई करता नहीं। और बहुत बुरी तरीके से आया, मतलब बड़ी बड़ी 3-3 फ्लोर के घर बह गए बुरी तरीके से, पूरे के जैसे, मतलब वो सहन ही नहीं कर पाए, इतना वेग था। पूरी बिल्डिंग्स बह गई हैं इसमें। अभय पराशर हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। अभय, कोई इनपुट और आपको मिला हो, अपडेट कोई? देखिए, एसडीआरएफ की टीम जो है वो अब से थोड़ी देर में वहां पर पहुंच जाएगी। और अभी तक ये जानकारी मिली है कि कई लोगों के लापता होने की इसके अंदर खबर है, क्योंकि जैसे ही तकरीबन 1 बजे के आसपास सौरभ ये बादल फटा है, और बादल फटने के साथ ही हर्षिल जो इलाका है वहां पर बड़ा सैलाब ये आया है। और जिस जगह पर ये आया है वो पूरा मार्केट एरिया है, वहां पर बहुत सारे न केवल घर हैं बल्कि बहुत होटल्स हैं। और जो नुकसान इसके अंदर हुआ है, वहां पर इतना ज्यादा मलबा आ गया है कि रेस्क्यू ऑपरेशन अगले 3 से 4 दिन चलेगा, और उसी के बाद किसी तरह की स्थिति साफ हो पाएगी। एसडीआरएफ के कुछ कमांडेंट हैं जो मौके पर पहुंच रहे हैं, उनसे हमारी बात हुई है। उनका यह कहना है कि जब तक उस मलबे को वहां से नहीं हटा लिया जाएगा तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि इसके अंदर कितने लोग लापता हुए हैं या फिर कितने लोग घायल हैं। क्योंकि जब यह सैलाब वहां पर पहुंचा तो कुछ लोगों ने सीटियां मारकर आवाज देकर, क्योंकि दूर से दिख रहा था कि कितना बड़ा यह सैलाब आ रहा है, लोगों को अंदाजा नहीं था, लोग अपने होटल के घरों के अंदर थे, तो इसी वजह से वहां पर लगातार सीटी मारकर, विसल मारकर लोगों को बाहर निकलने के लिए चेताया गया, लेकिन मौका ही नहीं मिला। तो फिलहाल एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आर्मी की टीम इस हर्षिल इलाके में पहुंच रही है। पहुंचने के साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है। खुद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो पल पल की अपडेट्स ले रहे हैं प्रशासन से। डीएम जो है वो वहां पर मौके पर पहुंच रहे हैं, लेकिन क्योंकि अब से तकरीबन 1.5 घंटे पहले की ये पूरी घटना है तो अभी पूरी स्थिति होने में साफ लगेगा। लेकिन तमाम प्रशासनिक अधिकारी और साथ ही एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच रही है ताकि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जा सके। और अब मौसम देख ही रहे हैं, इस तस्वीर में भी जो दिख रहा है कि बरसात का पूरी तरीके से मौसम बना हुआ है उत्तराखंड में। कि कल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी को उनके चाचा का निधन हो गया था, उनको देहरादून से खटीमा जाना था, उनका चॉपर नहीं उड़ सका शाम तक, और उनको हमारे कार्यक्रम में भी आना था, दिल्ली भी आना था एक कार्यक्रम में, लेकिन वो चॉपर का नहीं उड़ सका, ना वो खटीमा जा पाए और ना वो दिल्ली आ पाए। ये स्थिति मौसम की इतनी उस वक्त खराब है उत्तराखंड में। जी बिल्कुल। और जैसा अभय जो ने जो एक बात बताई वो बिल्कुल सही है कि ये केवल पानी नहीं आया है, इसमें क्या था, कीचड़, मलबा था, क्या क्या अपने साथ पत्थर होंगे, वो मलबा उस मलबे में दबे हुए हैं वहां की ये जो जितनी भी इमारतें आपको दिख रही हैं। और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अभय कि पहला काम तो होगा इसके बाद मलबा हटाना, तब पता चलेगा कि इसके नीचे क्या क्या है, क्या नुकसान। जी अभय। देखिए बिल्कुल सौरभ, जिस तरीके का ये सैलाब आया है इसमें, क्योंकि बादल फटा है काफी ऊपर इलाके में और निचला ये जो इलाका है, आप सोचिए ऊपर बादल फटने के साथ ही
पेड़ों के तने, पत्थर, जितना भी मलबा था, जितनी गाद थी, वो सब बहुत तेज रफ्तार में आई है। क्योंकि जब भी बादल फटता है तो यह देखा जाता है कई बार अगर खाली पानी होता है तो रेस्क्यू ऑपरेशन थोड़ा आसान हो जाता है, लेकिन इतनी तेज रफ्तार में यह सैलाब आया और जितनी गाद है, कीचड़ है, पत्थर है, पेड़ के तने हैं, वो उन सभी ने नुकसान पहुंचाया है इस पूरे हर्षिल इलाके में। और वहां पर साफ तौर पर दिख रहा है कि बहुत सारे रिजॉर्ट्स हैं, लोग घरों के अंदर हैं, और यही वजह है कि सामने से ऊंचाई से लोग सीटियां बजाकर लोगों को अलर्ट कर रहे हैं कि इतना बड़ा पानी का सैलाब जो है वो आ रहा है। कितने बादल फटे हैं इस बात का भी अभी पता लगा रहा है प्रशासन, क्योंकि यह बताया जा रहा है कि मलबे के अंदर बहुत सारे लोगों के दबे होने की आशंका हो सकती है। तो फिलहाल अभी हमारी एसडीआरएफ के कुछ अधिकारियों से बात हुई है, उनका यह कहना है कि कई जगह से उनकी टीम जो है वो उस मौके पर पहुंच रही है। मौके पर पहुंचकर ही एग्जैक्ट ये पता लग पाएगा, क्योंकि पहले वहां से मलबा हटाना पड़ेगा, घरों के अंदर, होटलों के अंदर काफी ज्यादा मलबा है, तो काफी लोग इसके अंदर अभी तक लापता होने की खबरें आ रही हैं। लेकिन कितने घायल हैं, क्या स्थिति है, वो एसडीआरएफ जब ऑपरेशन को थोड़ा आगे बढ़ाएगा, एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच रही है, उसके बाद स्थिति साफ हो पाएगी। ये अभय, ये तो तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि कई इमारतें, 3-3, 4-4 मंजिल की बिल्डिंग, और एक नहीं कई, वो बिल्कुल बह गई हैं, इसमें टूट कर गिर गई जैसे ऐसा दिखता है दूर से। अभी सभी इमारतें खाली तो रही नहीं होंगी, होटल होंगे, लोग रह रहे होंगे। देखिए बिल्कुल अभी जी अभय, देखिए लोकल प्रशासनिक अधिकारियों से और उत्तरकाशी में कुछ जो वहाँ के होटल के जो प्रेसिडेंट हैं, उस जगह के जो लोग हैं, उनसे हमारी बात हुई। क्योंकि अब से कुछ दिनों पहले मैं उत्तरकाशी गया था, तो उन लोगों का भी ये कहना था कि इस तरीके का जो ये सैलाब आया है पहले कभी नहीं देखा गया। इसका अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि जो बादल फटे हैं वो कितने बादल फटे हैं, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें हैं, लोग ये वहां पर बता रहे हैं, जो वहां के लोकल होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, कि बहुत सारे होटल और जो मार्केट का इलाका है वो इसके अंदर तबाह हुआ है। कई होटल पूरी तरीके से बह गए हैं और इतना ज्यादा मलबा अपने साथ लेकर आया है कि उसकी चपेट में भी कुछ लोग रहे होंगे। ये बिल्कुल क्लियर बात है कि जितने रिजॉर्ट्स वहां पर दिख रहे हैं उसके अंदर लोग मौजूद थे, और उन्हीं लोगों को पीछे का जो सैलाब आ रहा था उससे अलर्ट करने के लिए लोग वहां पर चिल्ला रहे थे। तो अब से कुछ देर बाद वहां पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम पहुंच जाएगी। ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है इसे पूरा होने में 2 से 3 दिन का वक्त लगेगा, क्योंकि सौरभ बारिश वहां पर लगातार हो रही है। एक बार अभय जरा इस वक्त जो तस्वीर और आई है वो मैं दिखा दूं। ये देखिए, ये इस हादसे के बाद की पिक्चर है जो अभी आप इससे पहले देख रहे हैं। ये देखिए कितना सैलाब है इसमें दिखाई देता है। कुछ लोगों ने ऊंचाई से ये वीडियो बनाया वो अपने मोबाइल फोन से। ये देखिए इसे कह रहे हैं ये सैलाब बादल फटने के बाद जो बहा है उसमें। भागी भागी थोड़ा का सब नहीं गया। बहुत एक तो हाइट है, ये देखिए एक तस्वीर में अलग अलग तरीके की जगह से लिए गए वीडियोस हैं। सैलाब दूर से आता, ऊंचाई से आता हुआ भी दिखता है। लोग चिल्ला रहे हैं भागो भागो, किसी तरह उनकी आवाज नीचे पहुंच जाए, कुछ जिंदगियां बच जाएं। लेकिन इतना समय ही नहीं था किसी के पास। भागी भागी भागा भागा थोड़ा का सब नहीं गया। तो नदी नहीं लग रही है, जैसे बरसाती नाला होता है वैसा लग रहा है। नाला है, वो पानी पहाड़ से आता दिख रहा है। पहाड़ से जो ढाल से ऊपर से पानी आता है तो उससे उसी फोर्स में चला है। अब है नई तस्वीरें जो आई हैं उनमें तो दिखता है कि जब एक बार ये सैलाब गुजर गया इस इलाके पर, ये
प्रलय मचा करके उसके बाद तो गायब ही हो गए कई जगहों से, तो जहां इमारतें दिख रही थी पुरानी तस्वीरों में गायब हो गई, मैदान सा बन गया दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सौरभ, और यही वजह है कि जिस तरीके से वहां पर चीख पुकार मच रही है, इतनी तेज रफ्तार में ये सैलाब आया, जिस तरीके से बादल फटा और बादल फटने के बाद अपने साथ बहुत सारा मलबा लेकर, और जो रफ्तार है किसी को अंदाजा भी नहीं था, क्योंकि 1 बजे से पहले वहां पर बिल्कुल सब नॉर्मल था। होटल रिजॉर्ट का ये पूरा इलाका है, हर्षिल इलाका, टूरिस्ट प्लेस है, वहां पर लोग मौजूद होंगे और किसी को अंदाजा नहीं था। यही वजह है कि मौका ही नहीं मिला, चंद सेकंड के अंदर भारी मलबा लेकर यह सैलाब आया, और जैसे ही सैलाब ये गुजरने के बाद वहां पर जो होटल थे, रिजॉर्ट थे, जो भी इसके चपेट में आए वो पूरी तरीके से नष्ट हो गए हैं। लोगों में चीख पुकार है, क्योंकि आप अंदाजा लगाइए, जब अगर वहां पर इमारत ही गायब हो गई है, रिजॉर्ट गायब हो गए हैं, तो जो लोग फंसे होंगे उनकी फिलहाल किस तरीके की स्थिति होगी। और यही वजह है कि कितने लोग लापता हैं, कितने घायल हैं, प्रशासन को अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। अभी सबसे पहली कोशिश ये है कि रेस्क्यू ऑपरेशन तेज रफ्तार में इसको आगे बढ़ाया जाए, ताकि पता लग सके कि कितने लोग इससे प्रभावित हुए हैं। एक सेकंड, अब ये जो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, बाईं ओर तस्वीर में आप देखिए, अभी जिससे पहले पिक्चर चल रही थी दोबारा आएगी, आप राइट साइड का जो हिस्सा दिखाई देता है इसमें, ये देखिए, मैं आपकी बाईं तरफ वाली तस्वीर की बात कर रहा हूं, उसमें जो दाईं तरफ आपको दिखाई दे रहा है मलबा पड़ा हुआ, यहां सारे मकान, दुकान, घर बने हुए हैं। आप जो दूसरी स्क्रीन पर भी आप देखेंगे, ये देखिए, ये सारा मलबा है जो आपको दिख रहा है, मैदान जैसा दिख रहा है, ये मैदान बना दिया मलबे ने। ये एक पानी बहने का एक और रास्ता नाला था जो बाईं तरफ को जा रहा था, और दाईं तरफ पूरा ये इमारतें बनी हुई थी, वो आपको इस तस्वीर में दिखाई देगी, राइट वाली पिक्चर। ऐसा लगा कंक्रीट की सड़क बन गई है। बिल्कुल, ये देख, सब गायब हो गया जो राइट साइड में जितना सब दिख रहा था। इतने मकान ऐसा लगता है थे ही नहीं कभी वहां, समतल हो गए पूरे। पानी के साथ हमारा प्रयास है कि इस समय में सभी को जल्दी से जल्दी राहत के काम किए जाएं, बचाव के कार्य किए जाएं। जिला प्रशासन के लोग वहां पहुंच रहे हैं, साथ में हमारी सेना के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी को इस समय राहत की जाए, सभी को बचाया जाए और हर प्रकार से जान माल की सुरक्षा की जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का स्टेटमेंट आया है, ऑब्वियसली उनकी जिम्मेदारी है, और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द यहाँ राहत जो है वो पहुँचेगी। सारा काम उन्हीं को देखना है, लेकिन जब कुदरत जो है अगर कहर ढाने पे आ जाए तो उस वक्त कुछ नहीं कर सकते आप। इन तस्वीरों को देखकर यही लगता है, देयर इज नो फ्यूरी लाइक नेचर। ये लोग तो अपनी कि इस समय में सभी को जल्दी से जल्दी राहत के काम किए जाएं, बचाव के कार्य किए जाएं। जिला प्रशासन के लोग वहां पहुंच रहे हैं, साथ में हमारी सेना के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी को इस समय राहत की जाए, सभी को बचाया जाए और हर प्रकार से जान माल की सुरक्षा की जाए। ये देखें आप तस्वीरें, 2 तस्वीरें अब हैं सामने। अच्छा, मतलब जैसे 2013 में केदारनाथ की प्राकृतिक आपदा आई थी, हजारों लोग मारे गए उसमें, हजारों लोग मारे गए, आप अंदाजा लगाइए। वो ऐसी घटना थी, एक जगह ऊपर एक आप कह सकते हैं नेचुरल डैम जैसा बन गया था, पानी इकट्ठा होता गया झील में, एक दिन वो झील टूट पड़ी, उसके किनारे टूट पड़े और पानी आ गया। ये तो ऐसा भी नहीं है। अब ये क्या कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम हो सकता है कि भाई कहीं ऊपर पहाड़ों में बादल फटा, तेज पानी आ रहा है, क्या इतना समय दिया जा सकता है किसी तरीके से? फास्ट होता है ना, उसका मूवमेंट इतना फास्ट होता है कि वो हो नहीं सकता कि जैसे इतनी जल्दी आप इन्फॉर्मेशन पास ऑन नहीं कर सकते। यदि पहले की कोई अलर्ट हो, हैवी रेन्स की जो अलर्ट होती है वो केवल दी जाती है, बादल फटने के चांसेस कम होते हैं। ऐसे राज्यों में प्रशासन को स्पॉट तो आइडेंटिफाइड करना पड़ेंगे ना कि जहाँ से ये अच्छी बात है कि ये जो है ना बहुत कहाँ से आ सकता है, इस तरीके से तेजी से अंदर का इलाका हो जहाँ पर नहीं पहुँचा जा सकता। चुनौती सबसे बड़ी प्रशासन के सामने समतल हो चुका है पूरा, ये मलबा हटाना सबसे बड़ी चुनौती है। आपको इक्विपमेंट्स मंगाने पड़ेंगे कहाँ से, सोचिए आप, वो कैसे बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ लानी है, उनको लाना है, फिर मलबा हटाना, फिर मलबा हटा के लोगों को देखना कि इसके अंदर से लोग जिंदा है, मर गए, कितने लोग गए, क्या है, बहुत मुश्किल। मुझे लगता है अगले 48
और 72 घंटे का ये प्रशासन के पास काम है। और इतने हैवी रेनफॉल में काम करना और भी मुश्किल होता है जब इतना तेज पानी पड़ता है। रात को आप काम नहीं कर सकते, लाइट का कोई अरेंजमेंट नहीं है, दिन में तेज पानी पड़ रहा है, वहाँ पर बड़े हैवी इक्विपमेंट्स कैसे वहाँ पर जाएंगे। अब कितने लोग रहते थे इस जगह की, आबादी कितनी थी, ये तो अभी डेटा नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि जिस इलाके में ज्यादा इम्पैक्ट हुआ 400-500 लोग भी अगर रहते हो वहाँ पर, और होटल थे क्या बीती 3 दिन 4 माह आप देखिए जो मकानों में होंगे, जिन मकानों में ये जो मकान ध्वस्त हुए हैं, मलबे में दबे हैं, उनमें लोग तो होंगे, बिल्कुल बच्चे भी हो सकते हैं, पशु भी हो सकते हैं, वहाँ महिलाएं हो सकती हैं, पुरुष भी हो सकते हैं। अब उनकी क्या स्थिति है इस समय। तो उत्तरकाशी में बादल फटने का एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। धराली गांव में 5 होटल पूरी तरह बह गए। देखिए संख्या भी आ गई, 5 होटल तो पूरी तरीके से बह गए। और ये कई मंजिला होटल थे, ये 4-5 मंजिला होटल जो बह गए हैं। तो अब ये जानकारी तो है कि 5 होटल्स तो आप समझिए उनका अस्तित्व ही मिट गया है, बह ही गए हैं। वो तस्वीरों में दिखता भी है। होटल में अगर स्टाफ भी देखे, एक होटल में कम से कम 10 से 15 का स्टाफ होटल में रहता ही है, और जो टूरिस्ट आएंगे वो अलग। 5 होटल गए तो अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान वहां पर हुआ है। हमारे साथ आईजी गढ़वाल रेंज राजीव स्वरूप साहब हैं। सर कोई और अपडेट सर इस हादसे के बारे में स्पॉट से? देखिए अब अभी तो हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है, और अभी ये घटना अभी 150 की घटना हुई है। हमारे डीएम और एसपी वहाँ पे स्पॉट पे जा रहे हैं, और जो भी हमारे जो एसडीआरएफ है उसकी सारी यूनिट्स को और एनडीआरएफ यूनिट्स को वहाँ पे मूव कर दिया गया है। साथ साथ हम लोगों का स्टेट का डिजास्टर कंट्रोल भी एक्टिवेटेड है। तो जो भी फर्दर लीड्स होगी मैं आपको बताऊंगा। सर डैमेज का कोई असेसमेंट? अभी कोई असेसमेंट नहीं है, जो भी होगा अपडेट आपको बता देंगे। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। अभी जाहिर है अभी काम उनके पास, रेस्क्यू काम बहुत बड़ा है उनके पास। भाई बचाव काम में इतने लोग लगे होंगे, बचाव। लेकिन उनकी बातों से अभी इनको सुन के तो लगा कि टीम्स रास्ते में हैं। बिल्कुल नहीं, वो इतना जल्दी नहीं पहुंचा जा सकता। 1 बजे की घटना बता रहे थे, समझिए लगभग 2 घंटे हुए हैं इस घटना। और उसमें परेशानी होगी, जब तक रेस्क्यू टीम पहुंचेगी तब तक शाम वहां पर हो जाएगी। शाम भी अर्ली होती है पहाड़ों में, तो वो भी मुश्किल होता है ऐसे मौसम। अब इसमें देखिए ये बारिश जो है ये राहत में बाधा उत्पन्न करती है, ये बात भी ठीक है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये है कि ये भी उम्मीद करें हम कि ये सीजन जो है उत्तराखंड के लिए वैसे कोई टूरिस्ट सीजन नहीं है। बरसात में बहुत लोग नहीं जाते हैं, और ये तो बहुत पहाड़ों के अंदर ऊपर की जगह है। तो ये उम्मीद करनी चाहिए कि कम लोग रहे हों इस जगह पर। अबे नहीं, ये टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पर होटल्स और मार्केट है ना, ये धराली मार्केट है। अबे हमारे साथ इस वक्त नहीं है अभी जी, बट लेकिन बरसात में यूजुअली लोग अवॉइड करते हैं जाना। मैं इसलिए मतलब क्योंकि ये टूरिस्ट स्पॉट है, तो आम सीजन में गर्मियों में बहुत भीड़ होती है, ज़्यादा भीड़ होती होगी। अभी कम रही होगी। बरसात में वहाँ के लोग भी डिस्करेज करते हैं। अगर आप किसी अपने परिचय से पूछिए कि मुझे आना, तो खुद डिस्कस करेंगे, भाई अभी बताइए, आप अक्टूबर में आइए, सितंबर के बाद आइए। बट अब उम्मीद करें जल्दी से जल्दी जितना भी रिसोर्स लगा करके यहाँ पर बचाव का काम किया जाए। कि अभी तो जो टीम्स पहुँचेंगी, पहले तो उनको अगर कोई घायल दिखेगा कोई व्यक्ति, उसको मदद देना, तो सबसे पहली चीज तो ये होती है। सबसे पहले तो जो दबे हैं वो तो सर साथ साथ चलेगा काम, उन्हीं को निकालना, कई दिन लगेंगे, जीवन बचाना, कई दिन का काम। बाकी चीजें तो बात की है, पहले तो जो जीवन जो बच सकता है उसको बचाया जाए। इस तस्वीर में एक और तस्वीर है, इसमें पानी आता हुआ दिख रहा है बहुत क्लियरली। देखिए कितनी तेजी से आ रहा है पानी। तो इसमें भाग क्या सकते हो, कोई स्पीड गंगा आप भाग के कहाँ जाओगे, कितनी तेज? अच्छा नीचे देखिए, वैसे नीचे पानी अलग दिखाई दे रहा है, वो शायद नदी का नेचुरल फ्लो में निकल गया, उधर वाले इसीलिए बच गए, वो नेचुरल फ्लो में निकल गया ना पानी, वो जो ओवरफ्लो हुआ वो उधर गया। मामा चलेगा सेफ जगह, मामा चलेगा लेकिन बहुत बड़ा हादसा हुआ है। 5 होटल पूरी तरीके से बह गए हैं। अब इनमें कितने लोग थे, कितने लोग जो हैं लापता हुए हैं, अभी ये सब डेटा तो तब आएगा जब पहले प्रशासन वहां पर पूरी तरीके से पहुंच तो जाए। पहुंचना भी मुश्किल है। बरसात हो रही है, हेलीकॉप्टर्स वगैरह को उड़ान में दिक्कत आमतौर पर ऐसे मौसम में आती है।
तो उत्तरकाशी का धराली गांव जहां यह बड़ा हादसा हुआ।